हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टीसीएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था इलेक्ट्रिकल जो टूल होते हैं उनके बारे में, यानी कि उसके बारे में अपन 2 वीडियो बना चुके हैं पहले, और ये वाला पार्ट नंबर 3 है। उसके अंदर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टूल के बारे में, यानी कि जितने टूल शेष रहेंगे अपने पास उसके बारे में अपने इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। जैसे हैमर हो गई, चीजल हो गई, आरी हो गई, सभी के बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपका लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के से भी ज़्यादा हो सकता है, यानी बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। तो आप इस वीडियो को मतलब 1-2 बार में पूरा देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे जैसे मैं आपको टूल पढ़ाऊँगा तो आपको इमेज स्क्रीन के ऊपर शो होगी, यानी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको साथ इमेज भी दिखाता जाऊँगा ताकि आपके टूल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। भाई कौन सा टूल किस प्रकार का होता है, उसका जो कार्य है टूल का, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर बताता जाऊँगा साथ में, ताकि उसको आप अच्छे समझते भी जाएं और इमेज भी यहाँ पे देखते जाएं अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हैमर के बारे में। हैमर, इसको बोला जाता है हथौड़ा, ठीक है। क्या बोलते हैं? हथौड़ा। बहुत टाइप की हैमर होती हैं, बहुत टाइप की, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। और लोहार जो काम में लेते हैं, आपने देखा होगा लोहार खानों में जो लोहा पीटने के लिए काम में लेते हैं, वो भी क्या होती है, एक प्रकार की हैमर होती है, ठीक है। उसके अलावा अपने पास लकड़ी की भी हैमर आती है, प्लास्टिक की भी हैमर आती है, बहुत सारी प्रकार की क्या होती हैं, हैमरें होती हैं। तो हैमर को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। ये तो अपन बांट सकते हैं कार्य के आधार पर, और दूसरा जो बांट सकते हैं वो बांट सकते हैं अपन इनकी जो पिन होती है उसके आधार पे, ठीक है। अपन हैमर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक कार्य के आधार पर, एक पिन के आधार पर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने हैमर के भागों के बारे में। सामान्यतः अगर हैमर देखा जाए इस प्रकार की होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा होता है? हैंडल। सामान्यतः हैमर आपने देखी होगी, तो इस प्रकार की क्या होती है, आपकी हैमर होती है। और इसके अंदर भागों के बारे में बात की जाए तो मुख्य मुख्य भाग कौन से इसके? ये क्या हो गया इसका? हैंडल। क्या हो गया? हैंडल, ठीक है। ये सामान्यतः हैंडल जो बनाया जाता है वो लकड़ी का बनाया जाता है या प्लास्टिक का? लकड़ी का या प्लास्टिक का? तो हैंडल आपका लकड़ी का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी आपके हैंडल हो सकता है, परंतु ज़्यादातर अपन किसका हैंडल बनाते हैं? लकड़ी का। अब लकड़ी का बनाने की वजह ये हो गई, प्लास्टिक क्या होता है, लकड़ी की अपेक्षा में ज़्यादा मजबूत नहीं होता, तो इसलिए हैंडल किसका बनाया जाता है? लकड़ी का। अब इन्हीं का क्यों बनाते हैं? अपन लोहे का भी हैंडल बना सकते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा स्टील का भी क्या होता है? हैंडल होता है, यानी धातु का, इस्पात का। तो धातु का हैंडल इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि अपन जब भी चोट मारेंगे तो उसका जो प्रभाव है उसके हैंडल पे पड़ेगा, और अपने हाथों में क्या होता है? हैंडल। तो यहाँ पे क्या होगा? कंपन होगा। कंपन होने की वजह से अपने क्या हो सकते हैं? छाले हो सकते हैं। उसी को, यानी उस समस्या को दूर करने के लिए हैंडल किसका बनाया जाता है? लकड़ी अथवा प्लास्टिक का। इससे क्या होता है? अपने हाथों में छाले नहीं होते, एक बात। दूसरी बात, हैंडल को कभी भी गोलाकार आकृति में नहीं बनाया जाता है, यानी हैंडल क्या नहीं बनाते? इस प्रकार, जैसे मेरा मार्कर है गोलाकृति में, इस प्रकार का आपका हैंडल नहीं होता है। अब इसको इस प्रकार क्यों नहीं बनाया जाता? हैंडल को बनाया जाता है अंडाकार के रूप में, इस प्रकार, यानी अंडा जिस प्रकार होता है उसी प्रकार क्या बनाया जाता है? हैंडल। अब अंडे के रूप में क्यों बनाते हैं? क्योंकि मान लीजिए अपन चोट मार रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो हैंडल अगर गोल हुआ तो अपना हाथ फिसल सकता है इसके ऊपर, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब हैंडल को अपन इस फेस के अंदर डालते हैं, यानी फेस के अंदर क्या होता है? एक होल होता है, उस होल को क्या बोलते हैं अपन? आई होल। इसको क्या बोला जाता है? आई होल। अगर अपनी इस हैंडल को इसके अंदर डालेंगे तो हैंडल अगर गोल हुआ, अपन चोट मारेंगे तो ये जो अपना हैंडल जो है वो क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा। उससे बचाने के लिए हैंडल क्या बनाया जाता है? अंडाकार रूप में। तो हैंडल हमेशा कैसा होना चाहिए? अंडाकार रूप में होना चाहिए। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए कि हैंडल की आकृति किस प्रकार की होती है, तो अंडाकार रूप में आपकी आकृति होती है। अब ये हो गया हैंडल। ये क्या होता है? पूरा हेड, इसको बोलते हैं हेड पूरे को। और हेड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? भाग होते हैं। ये हो गया अपने पास आई होल, जिसके अंदर अपना हैंडल डाला जाता है। अब हैंडल को डालने के बाद अगर अपन चोट मारेंगे तो हैंडल ढीला भी हो सकता है। उससे बचाने के लिए
अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक वेज, क्या लगाते हैं, वेज। ये वेज किसका बना होता है, या तो धातु का भी बना हो सकता है, या कोई लोग ये पत्ती होती है सीधी, कई बार तो अपने कीली लगा देते हैं घरों के ऊपर, वो क्या होती है, आपकी वेज होती है, ताकि अपना हैंडल क्या नहीं हो, वहाँ पे ढीला नहीं हो, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या होता है, पूरा चिक, इसको बोलते हैं चिक यानी गाल, यानी ये पूरा क्या हो गया, फेस हो गया, सॉरी चिक हो गया। ये आगे वाला भाग जिससे अपन चोट मारते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वो क्या होता है, इसका फेस, मेन भाग यही होता है फेस, ठीक है। और जो फेस है और जो चिक है उनके बीच में इस प्रकार संकरी जगह होती है, इस प्रकार, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन, गर्दन यानी नेक, जिस पर आदमी की होती है। और मैंने यहाँ पे बताया पिन, तो ये वाली होती है इसकी पिन। पिन के आधार पे अपने हैमर को बांट सकते हैं, किसी गोल पिन होती है, किसी सीधी पिन होती है, किसी इस प्रकार व्याकारी पिन होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पिन। ये पिन भी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये अपने मुख्य मुख्य भाग किसके, हैमर के। सभी हैमर में ये मुख्य मुख्य भाग पाए जाते हैं। अगर आपके पास कभी देखने को क्वेश्चन मिले कि हैमर के इनमें से भाग कौन से नहीं है या कौन से हैं, तो आप इनमें से देख के चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये थे हैमर के भाग, और आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम भी दिखाया गया होगा, उसको आप देख के हैमर के मुख्य मुख्य भाग देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। साथ में आप नोट्स बनाया करें, क्योंकि जो चीज़ आपने लिख दी उसको आप कभी भूलते नहीं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हैमर के प्रकार के बारे में। हैमर को मैंने बता दी कि हैमर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बांटा जा सकता है कार्य के आधार पर, और दूसरा बांटा जा सकता है पिन के आधार पे। अगर कार्य के आधार पे देखें, क्योंकि आपने देखा हो लोहार खानों में बड़े बड़े लोहार खाने होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी हैमरों का उपयोग ही किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा वो टेंट हाउस, जो टेंट लगाने के लिए आते हैं, वो बहुत बड़ी हैमर लेके आते हैं, तो वहाँ पे भी आपने क्या देखी होगी, एक हैमर देखी होगी। उस हैमर को क्या बोलते हैं, स्लेज हैमर, स्लेज हैमर, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें तो कला हैमर, कला हैमर, ठीक है। और इसके अलावा अपन अगर बात करें तो अपन करते हैं मिलेट की। मिलेट भी क्या होता है, एक प्रकार का हैमर ही होता है। और इसके अलावा अपन बात करें तो सॉफ्ट हैमर, वो जो अंतिम आती है वो कौन सी आती है अपने पास, डबल फेस हैमर, ठीक है। तो हैमरों कितने प्रकार हो गए कार्य के आधार पे, स्लेज हैमर, कला हैमर, मिलेट, सॉफ्ट हैमर, डबल फेस हैमर। तो इससे भी ज़्यादा प्रकार होते हैं, जो मुख्य मुख्य थे मैंने आपको बता दिए। इनके जो कार्य हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, और इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा, जो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में थोड़ा कम बताऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि ये हैमर क्या काम आती है, ये हैमर लगभग वजन इसका कितना होता है, इस प्रकार कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो पिन के आधार पे देखें तो पिन के आधार पे हैमर सामने 3 ही प्रकार की होती है, बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। कार्य के आधार पे हैमर होते हैं स्लेज, कला हैमर, मिलेट, सॉफ्ट हैमर और डबल फेस। पिन के आधार पे बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने कार्य के आधार पे हैमर। प्रत्येक हैमर का डायग्राम आपको स्क्रीन पे साथ में दिखेगा, और साथ में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताता जाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं स्लेज हैमर की। ये मेरे पास स्लेज हैमर, ठीक है, स्लेज हैमर सबसे बड़ी, यानी इतनी हैमरें हैं यहाँ पे, पर इतनी हैमरों में सबसे ज़्यादा वजनी हैमर कौन सी होती है, स्लेज हैमर। जो आपने टेंट हाउस जो देखा है उसको लगाते टाइम जो हैमर काम में लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्लेज हैमर। यानी कि भारी काम के अंदर भारी कार्य करने के लिए कौन सी हैमर का प्रयोग करते हैं, स्लेज हैमर का। सबसे ज़्यादा वजनी कौन सी होती है, स्लेज हैमर। तो आपको डायग्राम देखे समझ में आ गया होगा। और आपने टेंट हाउस के पास देखी होगी, टेंट हाउस वालों के पास, तो वो भी हैमर कौन सी होती है, स्लेज हैमर। तो आप देख सकते हो सबसे वजनी कौन सी होती है, स्लेज हैमर। इसका जो वजन होता है लगभग होता है 1 किलो से लेके 20 किलो तक इसका वजन हो सकता है, 20 केजी तक, ठीक है। ये वजन है केजी में। तो स्लेज हैमर का वजन कितना होता है, लगभग 1 किलो से लेके 20 केजी के मध्य हो सकता है। इसका काम क्या होता है, भारी भारी कार्य, जैसे फोर्जिंग कार्य हो गया, कोई बड़ी कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है उसके अंदर काम में लेते हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, या टेंट हाउस वाले काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं स्लेज हैमर। और इसके बारे में मुख्य बातें इतनी ही थी।
अपने इतनी ही पूछी जाती है, स्लेज हैमर का उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो आपको पूछा जाए तो जहाँ पे भारी भारी काम होंगे, आप सोच सकते हो भारी काम कहाँ पर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी क्या होती हैं, चद्दरें भी होती हैं, बड़े बड़े सरिये भी होते हैं, और अब लोहार खाने होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी क्या होती हैं, सरिये होते हैं, और बड़े बड़े औजार पाती भी होते हैं। उनको आकार देने में कौन किस हैमर का काम आएगा, स्लेज हैमर का, यानी कि चोट मारने का काम आती है। और दोनों तरफ से इसका फेस क्या होता है, समान, इस प्रकार की होती है, ठीक है, इस प्रकार की। तो दोनों तरफ से इसका फेस क्या होता है, समान होता है, और वजन में क्या होता है, भारी होती है। और जो अगर इसके किस धातु से हैमर बनाई जाती है उसके बारे में अगर बात करें तो ये होती है कार्बन स्टील, वो भी फोर्जिंग किया हुआ, कार्बन स्टील फोर्जिंग किया हुआ। फोर्जिंग का मतलब ये हो गया क्योंकि अपन चोट मारेंगे इससे, इसके अंदर उच्च कार्बन की मात्रा नहीं रखी जाती। उच्च कार्बन की मात्रा इसलिए नहीं रखी जाती कि अपन चोट मारेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की मात्रा अगर ज़्यादा हुई तो आपके हैमर क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। यानी कि जिस चीज़ के अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है वो चीज़ क्या हो जाती है, भंगुर। भंगुर का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर चोट लगेगी तो वो फटने की संभावना वहाँ पे क्या हो जाती है, ज़्यादा, यानी फट जाती है वो चीज़, वो होती है भंगुर। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई मिट्टी का घड़ा है, उसको अपन नीचे पटकेंगे तो टकराएगा, टकराते क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगा, वो चीज़ क्या है, भंगुर, या जल्दी टूट गई। कोई चीज़ जब टूटती नहीं तो उसका मतलब क्या होता है, भंगुर है, नहीं है। तो हैमर क्या होती है, भंगुर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अपन क्या मारेंगे, चोट। तो कार्बन स्टील की बनाई जाती है फोर्जिंग करके, और यहाँ से थोड़ा इसको क्या रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है, ताकि चोट मारेगा यहाँ से ही तो यहाँ पे झटका नहीं लगना चाहिए, खराब नहीं हो यहाँ से, इसलिए इसको यहाँ से क्या रखा जाता है, थोड़ा सॉफ्ट, ठीक है। ये थी स्लेज हैमर। अब बात करते हैं किसके बारे में, कला हैमर के बारे में। कला हैमर, कला हैमर जो होती है सबसे, इतनी हैमरों में सबसे अलग प्रकार की क्या होती है, कला हैमर। इसकी पिन किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की, ठीक है। यानी कि इसकी ऊपर वाली जो पिन होती है उसके अंदर क्या कटा होता है, खांचा कटा होता है, इसी को बोलते हैं कला। कला का मतलब होता है पंजा। तो ये पंजे क्या कार्य क्या होती है, ऊपर से पिन होती है, और यहाँ पे इसका क्या होता है, फेस भाग सेम वही होंगे, पर तो यहाँ पे इसका अंतर आ गया थोड़ा। ये क्या काम आती है, किसी भी मान लो कोई लकड़ी की सीट है, वहाँ से अपन ने कील लगा दी, उस कील को मुझे निकालना है, तो वहाँ पे कौन सी हैमर का प्रयोग किया जाएगा, कला हैमर का। ये क्या करेगी, इसके अंदर क्या कील लगाई, उस हैमर को मैं इस प्रकार डालूंगा और इस प्रकार घुमाऊंगा थोड़ा सा, तो इसकी कील क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, यानी कील निकालने काम आती है, साथ में इसकी पिन। तो ये होता है इसका फायदा। तो कील अपन तो निकालते नहीं है, कील कौन निकालता है, ज़्यादा बढ़ई, यानी कि जो कारपेंटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कील निकालते हैं। तो इसका उपयोग ज़्यादा कौन करते हैं, बढ़ई। इसका वजन ज़्यादा नहीं होता, लगभग 1 kg के आसपास इसका वजन क्या होता है। भागों के नाम वही हैं जो सामान्य हैमर में होते हैं। और ये क्या होती है, इसकी पिन होती है वी आकार, यहाँ पे क्या कटा होता है, खांचा। अगर आपको पूछा जाए वी आकार का खांचा जिसमें कटा होता है वो हैमर कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, कला हैमर, ठीक है। और इसका डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अब किसी बात करते हैं अपन मिलेट की, बात करते हैं मिलेट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज़्यादा, कार्य के आधार पर हैमर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, मिलेट। अब मिलेट क्या होता है, एकमात्र हैमर ऐसी है जो लकड़ी से बनाई जाती है, पूरी की पूरी किससे बनी होती है, लकड़ी से, ठीक है। और लकड़ी भी कैसी, इस प्रकार की लकड़ी होती है जो क्या हो, मजबूत, फटे नहीं, जैसे शीशम की लकड़ी होगी अपने पास। तो ये लकड़ी से बनी हैमर होती है। इसका जो वजन होता है लगभग लिया जाता है 200 से 250 ग्राम, किसके लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए। पूरी तरह से बनी हुई लकड़ी की एकमात्र हैमर कौन सी है, मिलेट। और इसका कार्य क्या होता है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिशियन है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई तार सीधा करना है अपने को, या कोई पतली चादर है उसको सीधा करना है। अगर अपन इन हैमरों से चोट मारेंगे, यानी लोहे की जो हैमर होती है उससे अगर अपन चोट मारेंगे तो उसके ऊपर निशान हो सकते हैं, और वो चीज़ ख़राब भी हो सकती है। जैसे तार है मान लीजिए पतला सा, उस पर चोट मारेंगे उसके ऊपर निशान बन जाएंगे, तो वो तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा धीरे धीरे। तो वहाँ पे निशान नहीं हो, तार खराब नहीं हो, उसके लिए वहाँ पे कौन सी हैमर का उपयोग किया जाता है, मिलेट का। और ये किसकी बनी होती है, लकड़ी की। इलेक्ट्रिशियन के लिए लगभग कितने वजन की हैमर चाहिए, 200 से 250 ग्राम की, ठीक है। लकड़ी भी किसकी बनी होती है, शीशम, नीम, सागवान, इस प्रकार की लकड़ियों से हैमर बनाई जाती है। जो लकड़ी खराब नहीं हो, दिमक नहीं लगे जल्दी सी, उस लकड़ी से ये हैमर बनाई जाती है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैमर है ये कार्य के आधार पर।
अब आती है अपने पास सॉफ्ट हैमर। कौन सी आती है? सॉफ्ट हैमर। ये वाली जो हैमर होती है ये तो लकड़ी से बनाई गई थी, पर ये हैमर क्या होती है? प्लास्टिक से बनाई जाती है, प्लास्टिक या रबड़ से। ठीक है, ये भी वही काम करते हैं, यानी किसी भी चीज़ पे बिना निशान, यानी बिना चोट पहुँचाए, बिना निशान किए उस चीज़ के ऊपर कार्य करे। यानी कि मान लीजिए कोई तार है, उसको मुझे निशान नहीं करना, उसको सीधा करना है, तो रबड़ सॉफ्ट हैमर का उपयोग मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे प्लास्टिक की शीटों पर, या कोई अपने पास वायरों को सीधा करना हो, या कोई पतली चादरों को सीधा करना हो, वहाँ पे किसका उपयोग किया जा सकता है? सॉफ्ट हैमर का। इसका वजन भी बहुत कम होता है, इसका उपयोग अपन नहीं करते हैं। इसका उपयोग ज़्यादा करके, अगर आपने घुटनों के डॉक्टर देखे होंगे, घुटनों वाले डॉक्टर, ठीक है, वो इसका उपयोग करते हैं, यानी घुटनों के ऊपर या जोड़ों पे ऐसे मार के देखते हैं वो, तो वहाँ पे उस हैमर का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्ट हैमर का। ये रबड़ की बनी होती है। ठीक है, अब आती है डबल फेस हैमर। कौन सी? डबल फेस हैमर। डबल फेस का मतलब हो गया दोनों तरफ से समान होती है ये, इस प्रकार की। जिस प्रकार आपकी स्लेज हैमर होती है ना, उसी प्रकार क्या होती है? डबल फेस हैमर होती है। दोनों तरफ से सेम आकृति की कौन सी होती है? डबल फेस हैमर होती है। इसका भी काम वही है जो स्लेज हैमर का होता है, परंतु स्लेज हैमर क्या होती है? ज़्यादा वजनी होती है, परंतु डबल फेस हैमर क्या होती है? कम वजनी होती है। ठीक है, ये वहाँ स्लेज हैमर वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर बड़े बड़े काम होते हैं, वहाँ पर कौन सी हैमर का प्रयोग करते हैं? स्लेज हैमर का। जहाँ पे स्लेज हैमर यानी बड़ी, मान लो कोई स्लेज हैमर है मेरे पास 10 किलो की, तो उसको अपन छोटे कामों में प्रयोग नहीं कर सकते, पर तो अपने हैमर चाहिए वहाँ पर स्लेज हैमर की जगह, तो अपन किसका चूज करेंगे? डबल फेस हैमर का। सेम ही होती है, पर तो इसका वजन क्या होता है? थोड़ा कम होता है, तो स्लेज हैमर की जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये होती है अपने पास डबल फेस हैमर। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने पास थी मेलेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 200 से 250 ग्राम क्या होता है? इसका वजन होता है, शीशम की बनाई जाती है, और इलेक्ट्रीशियन इसका तार को या पतली चादरों को सीधा करने के लिए लेते हैं। ठीक है, अब आती है पिन के आधार पे। सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली हैमर है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर। ठीक है, यानी कि इतनी हैमर है मेरे पास: स्लेज हैमर, कला हैमर, मेलेट, सॉफ्ट हैमर, डबल फेस हैमर, मेलेट, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। इनके अंदर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम आने वाली हैमर कौन सी है? बॉल पिन हैमर। अगर आपने घरों में देखी होगी तो भी आपको क्या कौन सी मिलेगी? बॉल पिन हैमर। अगर दुकानों पे आप देखोगे तो भी कौन सी मिलेगी? बॉल पिन हैमर। यानी सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सी लेते हैं? बॉल पिन हैमर उपयोग लेते हैं। तो इसका डायग्राम होता है इस प्रकार का लगभग होता ही है, और यहाँ पे क्या लगी होती है? इसके बॉल, और यहाँ पे इसका होता है फेस। डायग्राम बना है, डायग्राम पे आप ध्यान मत देना, आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम दिख भी रहा होगा। तो ये होती है मेरे पास बॉल पिन हैमर। ऊपर लगी होती है बॉल, ये बॉल का अलग काम होता है, और ये वाला फेस होता है, फेस का वही काम होता है जो इनके अंदर होते हैं, यानी किसी चीज़ को चोट पहुंचाना। जो अपने पास छेनी होती है, चीज़ों क्या बोलते हैं? छेनी। छेनी के साथ अगर काम करें अपन तो भी किसका उपयोग करेंगे? बॉल पिन हैमर का। फोर्जिंग का काम नहीं कर सकती ये हैमर। या फोर्जिंग का मतलब जो लोहार खाने होते हैं वहाँ पे किसी चीज़ को गर्म करते हैं, उसके ऊपर चोट मारते हैं, वो काम ये हैमर नहीं करती, पर चिपिंग का काम करती है। किसका काम? चिपिंग। अब चिपिंग क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास क्या लकड़ी पे अपन, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े जो होता है धीरे धीरे चोट मारता है एक छेनी लेके, वो उसके क्या होते हैं, ऊपर से थोड़ी लकड़ी उतरती जाती है धीरे धीरे, देखा होगा, वो क्या होता है? चिपिंग। उसको क्या बोलते हैं? चिपिंग के साथ काम करने के लिए बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जा सकता है। और इसका जो वजन होता है लगभग कितना होता है अपने पास? 400 ग्राम। यानी कि इलेक्ट्रीशियन के लिए इस हैमर का वजन कितना लिया जाता है? 400 ग्राम। परंतु ये हैमर 125 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक उपलब्ध मिलेगी आपको मार्केट के अंदर, 1.5 kg तक ये ग्राम है, यानी 125 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक ये हैमर मार्केट में आपको मिल जाएगी। परंतु इलेक्ट्रीशियन जो काम में लेते हैं वो 400 ग्राम वजनी हैमर काम में लेते हैं। इसका जो काम होता है वो चिपिंग, कील लगाने के लिए और लोहे की चादरों को सीधा करने के लिए, ये सारे काम कौन सी हैमर करती है? बॉल पिन हैमर। ठीक है, और इसके ऊपर बॉल बनी होती है। इस बॉल का क्या काम है? मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई रिवेट है। अब रिवेट क्या होता है? दो लोहे की चादरों को जोड़ने के लिए कील प्रयोग करते हैं, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है, एल्युमिनियम जैसी। ठीक है, उस कील को अपन उसके ऊपर लगाते हैं और ठोकते हैं, उससे वो चादरें क्या हो जाती हैं? अपने आप चिपक जाती हैं। वहाँ पे उसको वेल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि छोटा सा रिवेट लगा दिया जाता है। रिवेट लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस बॉल पिन का।
बॉल पिन की तरफ से उसके ऊपर चोट पहुंचाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो हैमर आती है अपने पास कौन सी आती है, क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, क्रॉस पिन हैमर का मतलब, क्रॉस का मतलब क्या हो गया, उसको क्रॉस करे, यानी कि ये क्या होता है इसका हैंडल को जस्ट इस प्रकार क्या करे, 90 डिग्री पर क्रॉस करे, वो कौन सी होगी, क्रॉस पिन हैमर। अब इस क्रॉस पिन हैमर का क्या काम है, वी प्रकार के खांचे बनाने हैं, यानी कि इसका जो पिन होता है वो किस प्रकार होता है, वी आकार का, और यहाँ पे इस हैंडल लगा होता है इस प्रकार, और यहाँ पे इसकी क्या होता है, फेस होता है। ये वाला जो भाग है वो क्या काम करेगा, किसी लोहे की चादरों पे वी आकार के खांचे बनाने हो, या इसके अलावा इसको जो काम में लेते हैं, काम पे लेते हैं, जैसे कारीगर हो गया, आपने कारीगर के पास, कारीगर यानी जो मकान बनाते हैं वो क्या होते हैं, कारीगर, उनके पास हैमर देखी होगी, वो कौन सी होती है, क्रॉस पिन हैमर होती है। यानी ईंटों को तोड़ने का काम, छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ने का काम कौन करती है, क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, और इसका भी वजन लगभग इतना ही होता है, 1 kg तक, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, परंतु अपने इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग करते हैं कारीगर ज़्यादा। ठीक है, और अपने सबसे इंपॉर्टेंट कौन से, बॉल पिन हैमर और मिलेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और इनका कार्य क्या है, ये किसकी बनी होती है, सभी हैमर लगभग समान धातु की बनाई जाती हैं। ठीक, एक बात, और प्रत्येक हैमर में जो ये वाला फेस वाला जो भाग होता है, इसे थोड़ा उभरा हुआ बनाया जाता है, इस प्रकार, पूरा इस प्रकार सपाट नहीं बनाया जाता, इस प्रकार थोड़ा उभरा हुआ बनाया जाता है। उभरा हुआ बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि अपन जब भी चोट पहुंचाएंगे तो यहाँ से चोट लगे, ये वाला जो कोने है इसके, ये कोने क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। ठीक है, इसलिए इसको क्या बनाया जाता है, थोड़ा उभरा हुआ। और अब बात करें स्ट्रेट पिन की, इसमें क्या थी, क्रॉस पिन थी, यानी कि इस प्रकार की पिन थी, इसको 90 डिग्री पे क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी। और इस पिन को अगर घुमा के इस प्रकार लगा दूँ सीधा, तो कौन सी बन जाएगी मेरे पास, स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन का हैमर का भी वही काम है, विभिन्न प्रकार के खांचे बनाने हो, या कोई और, जैसे जहाँ पे क्रॉस पिन हैमर अपन काम में लेते हैं, उसी प्रकार वो भी काम में ली जा सकती है। लोहे की चादरों को फैलाने का काम कौन करती है, ये यानी क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन हैमर वहाँ पे काम में करती हैं। ठीक है, ये थी अपने पास हैमर के बारे में इतना ही है। और अब बात करते हैं अपन चीजल के बारे में। किसके बारे में, चीजल। तो इस वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपन अब चलते हैं चीजल के ऊपर। किसके ऊपर, चीजल। चीजल को बोला जाता है छेनी। ठीक है, छेनी भी बहुत प्रकार की छेनियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई हॉट चीजल, कोल्ड चीजल, इस प्रकार की छेनियाँ होती हैं। पर जो अपने जो इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं उनके अंदर एक ही छेनी, ज़्यादातर 2 ही छेनी काम आती है, तो कोल्ड चीजल, एक आती है अपने पास फर्मर चीजल। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ हॉट चीजल क्या होती है। हॉट चीजल, इसको बोला जाता है गर्म छेनी। सबसे पहले बात करते हैं अपन गर्म छेनी के बारे में। और ये चीजल काम क्या आती है, जैसे हैमर अपने पास किसी चीज़ को ठोकने में, किसी चीज़ को मतलब लोहे की चादरों को आकृति प्रदान करने में, कील ठोकने में, इस प्रकार अपने वहाँ पे क्या काम आती थी, हैमर। और पेचकस क्या काम आते हैं अपने पास, किसी चीज़ को कसने में, यानी स्क्रू को कसने में, खोलने में कौन काम आते हैं, पेचकस। और प्लायर को अपना प्लास बोलते हैं सामान्य भाषा में। प्लास क्या काम आते हैं, किसी वायर को मोड़ने में, वायर को काटने में, और इसके अलावा किसी चीज़ को पकड़ने में, कसने में, खोलने में कौन काम आते हैं, प्लायर। परंतु अपने पास चीजल जो काम आती है वो क्या काम आती है, दीवार में गिट्टी लगाने के लिए, किसी चीज़ को काटने में, तारों को तोड़ने में, मतलब अपन चोट मार के इसके द्वारा अपन तारों को भी तोड़ सकते हैं, दीवार में छेद भी कर सकते हैं। ये सारे काम कौन करता है, चीजल। ठीक है, चीजल भी सामान्य देखें, हॉट चीजल भी आती है, कोल्ड चीजल भी आती है, पर तो अपन कोल्ड चीजल काम में लेते हैं। हॉट चीजल काम आती है, ये होती है थोड़ी भारी। क्या होती है, भारी, वजनी भी होती है और भारी भी होती है। इसके साथ ही ये क्या होती है कि इस प्रकार के धातु से बनाई जाती है जो ज़्यादा कठोर हो नीचे से, यानी कि चीजल सामान्य अपन भाषा में बात करें तो चीजल इस प्रकार की होती है, और यहाँ से मतलब षडभुजाकार या पंचभुजाकार ऊपर से पाई जाती है, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, इस प्रकार ये चीजल पाई जाती है ऊपर से, और नीचे से लगभग इसकी पिन जो होती है इस प्रकार ये होती है, लास्ट में जाकर इस प्रकार वी आकार की कट जाती है। ठीक है, और ऊपर से थोड़ा इस प्रकार फेस होता है इस प्रकार का, और यहाँ से अपन क्या मारते हैं, चोट। ये होगी इसकी सेंक, और ये होगी इसकी पिन। ठीक है, और इसको अपन ब्लेड भी बोल सकते हैं, इसको ब्लेड। और ये इसका क्या हो गया, फेस, सॉरी हेड, क्या हो गया, हेड।
ये मुख्य मुख्य भाग किसके होते हैं? चीजल के। सभी चीजल में मुख्य मुख्य भाग पाए जाते हैं। जो होड़ चीजल होती है इसके अंदर हैंडल का प्रयोग नहीं करते। जो अपने सामान्यतः आपने देखी होगी कि जो अपने पास बढ़ई होते हैं उनके पास जो चीजल होती है उसके पीछे लकड़ी का हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, पर तो इस चीजल के पीछे कोई भी हैंडल का उपयोग नहीं किया जाता। ये चीजल काम में लेते हैं लोहार खानों में, ठीक है, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके अंदर कौन सी चीजल को काम लेते हैं? होठ चीजल को। ये चीजल काम आती है बड़ी बड़ी धातुओं को काटने में। इसके अलावा बड़े बड़े जो लोहे के सरिये होते हैं उनको काटने में कौन काम आती है? अपने पास होड़ चीजल काम में आती है, ठीक है। तो अपने इसका उपयोग नहीं करते, वजन भी होती है ज़्यादा। तो अपन कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं? कोल्ड चीजल का। कोल्ड चीजल भी सेम ही होती है इसके प्रकार की, परंतु लोहे में क्या होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है वो इसकी अपेक्षा। क्यों? अपन ये तो लोहे को काटेगी तो मजबूत होनी चाहिए और ज़्यादा मजबूत। इसके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है, यानी कि चीजल बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील से। और साथ में ये जो नीचे वाला भाग है इसको क्या कर दिया जाता है? फोर्जिंग करके टेम्परिंग कर देते हैं। फोर्जिंग किया जाता है और टेम्परिंग करके इसको क्या बना देते हैं? हार्ड। टेम्परिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अपन गर्म किए, गर्म करने के बाद उस चीज़ को क्या करते हैं? जल्दी से ठंडा। अब जल्दी से ठंडा करने के लिए उस चीज़ में अपन क्या करते हैं? या तो उसके ऊपर पानी डालते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं, या तो कोई ऑयल के अंदर डाल देते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? जल्दी से ठंडी। तो वो वहाँ से चीज़ क्या हो जाती है? ज़्यादा कठोर हो जाती है, ठीक है। और साथ में और कठोर बनाने के लिए उसके अंदर क्या कर देते हैं? अपने कार्बोराइज यानी कार्बन मिला देते हैं उसके अंदर, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? और ज़्यादा हार्ड हो जाती है, यानी कठोर। अब कार्बन मिलाएंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? साथ में भंगुर भी हो जाती है। तो ये चीज़ किस चीज़ को काटेगी तो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा कठोर होनी चाहिए। तो इसीलिए इसके ऊपर क्या कर देते हैं अपन? ज़्यादा हार्ड बना देते हैं इसको, ताकि चीज़ सामने वाली चीज़ को काट सके। तो ये इसको लिया जाता है कर्तन औजार के अंदर। किसके अंदर लिया जाता है छेनी को? कर्तन औजार के अंदर। ये किस चीज़ को काटने के काम ज़्यादा आती है। तो ये थे मुख्य मुख्य भाग। सभी जो है अपने पास चीजें हैं सभी के अंदर ये वाले भाग पाए जाते हैं, ठीक है। ये थी अपने पास होड़ चीजल। अब जो इसके बाद में जो भाग आता है वो आता है कोल्ड चीजल। कौन सा आता है? कोल्ड चीजल। इसको बोलते हैं अपन ठंडी छेनी, ठीक है, ठंडी छेनी। अब ठंडी छेनी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जैसे अपने घरों में जो उपयोग होती है छेनी, आपने देखी होगी अपने घरों में उपयोग छेनी, वो वाली छेनी कौन सी होती है? ठंडी छेनी। या पत्थर की दीवार में छेद करते हुए, सॉरी अपनी दीवारों में जो छेद करते हैं अपन छेनी का उपयोग, वो भी कौन सी होती है? ठंडी छेनी। इसके साथ अपने बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है, बॉल पिन हैमर का। परंतु जो होड़ चीजल थी उसके साथ बॉल पिन हैमर का प्रयोग न करके उसके साथ किया जाता है अपने जो स्लेज जो हैमर होती है उसका उपयोग, ठीक है। तो इसके साथ कौन सी हैमर का प्रयोग करते हैं? बॉल पिन हैमर का। जो अपने इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके लिए ये छन्नी लगभग 20 से 25 सेमी में उपलब्ध होनी चाहिए, यानी 20 से 25 सेमी लंबी होनी चाहिए और 15 mm लगभग चौड़ाई में उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रीशियन किस साइज की छन्नी का उपयोग किया जाता है? 20 से 25 सेमी लंबाई की वाली और 15 mm चौड़ाई वाली। परंतु आपको पता होना चाहिए कि जो छेड़ियाँ होती हैं आगे से किस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार कट्टी होती हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ये क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? कोण, एंगल। ये वाला जो एंगल होता है वो लगभग लिया जाता है 45 डिग्री का। इसमें वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर लगभग 60 डिग्री तक एंगल आते हैं, पर इलेक्ट्रीशियन के लिए जो काम में लेते हैं उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए? लगभग 45 डिग्री का इसके बीच में क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए। क्यों? अपने ये कोई मान लो दीवार के अंदर छेद करेंगे अपन, केबल डालेंगे, तो वहाँ पे पतली एंगल वाली क्या चाहिए अपने को? छेनी। वहाँ पे बड़ा छेद करना नहीं होता है अपना कार्य, तो वहाँ पे छोटा सा छेद करते हैं। तो इसलिए इसका एंगल क्या रखा जाता है? थोड़ा कम रखा जाता है, ताकि छेद क्या करे? छोटा बड़ा छेद नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये थी अपने पास कोल्ड चीजल। और इसका वजन की बात नहीं करते हुए इसका साइज लिया जाता है लंबाई के अनुसार। 20 से 25 सेमी लंबी होती है, 15 mm चौड़ी होती है। इसका जो एंगल होता है वो लगभग 45 डिग्री का लिया जाता है। और ये किसकी बनी होती है? कार्बन स्टील की। इसकी जो आगे वाली शेंक होती है ना, आगे वाली जो भाग होता है वो किसका बना होता है? कार्बन स्टील का। और ये किसी दीवार के अंदर छेद करने में, तारों को काटने में अपने इसका उपयोग करते हैं। तो ये थी अपने पास कोल्ड चीजल। अब बात करते हैं किसकी? फर्मर छेनी की। तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर सामान्यतः दो ही चीजल का उपयोग किया जाता है, फर्मर चीजल और कोल्ड चीजल का। कोल्ड चीजल के बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अपना फर्मर चीजल। फर्मर चीजल इसी को बोलते हैं हिंदी में चोरसी। क्या बोला जाता है? चोरसी।
अब चोरसी का उपयोग क्या होता है, इसके पीछे लकड़ी का हैंडल पाया जाता है, इस प्रकार होती है ये चीज़ें। ये क्या हो गया इसका हैंडल। तो डायग्राम पे आप ध्यान मत देना, लगभग इस प्रकार की क्या होती है चीज़ आपकी होती है, ठीक है। ये होता है लकड़ी का हैंडल, या प्लास्टिक का भी इसको बनाते हैं, इसका हेड होता है, इसके ऊपर चोट मारते हैं अपन। ये होता है इसका पूरा आगे वाला मुख्य भाग, और यहाँ पे इसका लोहे का हैंडल होता है जिसको इस लकड़ी के हैंडल में लगाया जाता है। ये होती है इसके आगे वाली ब्लेड, या इसको बिट भी बोलते हैं, ब्लेड बोल सकते हैं, बिट बोल सकते हैं। ये होती है इसकी एज, ठीक है। और ये वाला पूरा होता है इसका फेस। और इसके जो साइज लेते हैं, अपना साइज की बात करें तो 12 mm चौड़ाई वाली और 15 सेमी लगभग लंबाई वाली इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। यानी कि साइज पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं नापी जाती इसकी, इसकी जो साइज मापी जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक मापी जाती है। यानी कि पूरे जो ये वाला जो भाग होता है छेंक इसकी लंबाई को क्या बोलते हैं, चिजल की साइज बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 15 सेमी। और ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है ना, ये वाला चौड़ाई वाला, इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, लगभग 12 mm, ठीक है। और आगे से इसके वी आकार का खंचा कटा होता है, लगभग 45 डिग्री पे भी ये होता है, लगभग 45 डिग्री के ऊपर, और उससे कम भी अपन ले सकते हैं। देखिए इसका काम की बात करें तो इसका काम सबसे ज़्यादा कौन लेते हैं, बढ़ई, यानी जो लकड़ी का काम जो करते हैं इसको ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। बढ़ई जो वो क्या करते हैं, लकड़ी के ऊपर से पतली पतली परत को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसका। तो अपने यहाँ पे क्या काम आती है ये, जैसे अपने लकड़ी के बोर्ड बनाने हैं, लकड़ी के बोर्ड बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इस छेनी का। क्यों, अपने वहाँ से क्या हटानी पड़ेगी, पतली पतली लकड़ी हटानी पड़ेगी, तो इसलिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ये थी अपने पास चीजल हो चुकी है। चीजल के बारे में इतना ही था, तो आपको इतना ही याद रखना है। और इसके बारे में लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आते नहीं है। अगर मेरे पास कोई अलग से क्वेश्चन आता है या आपके पास है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं अपन आरी के बारे में। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो अब कौन सी आएगी, आरी। जैसे नाम से पता लग रहा है आरी क्या होती है, काटने वाला औजार होता है, यानी कि ये भी क्या होता है, कर्तन औजार। आरी का मतलब भी क्या होता है, काटना। यानी आरी को आपको पता होना चाहिए, आरी आपने देखी भी होगी। आरी क्या काम आती है, आरी का नाम लेती है, आपको दिमाग में आ गया होगा किसी चीज़ को काटने के काम आने वाली चीज़ क्या है, आरी। तो इसी को इसलिए आरी को किसके अंदर लिया गया है, कर्तन औजार के अंदर। यानी आरी किसी चीज़ को काटती है। तो अपने इलेक्ट्रीशियन के अंदर आरी काम आती है। तो आरी के मतलब कहाँ पर काम आएगी। और इसके बारे में बात करें तो आपने मान लीजिए अपने को मतलब कंड्यूट पाइप है उसको काटना है, तो वहाँ पे क्या काम आएगी, आरी, ठीक है। और इसके अलावा अपने लकड़ी के बोर्ड हैं तो उनको भी बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अपने स्विच वगैरह फिट करने हैं, तो वहाँ पर भी क्या काम आएगी अपने पास, आरी। आरी के बहुत सारे काम हैं, यानी कि बहुत जगह अपने आरी काम आने वाली है। कि मान लीजिए आरी, इसके अलावा बात करें लोहे के पाइपों को काटना हो, सरिये को काटना हो, तो वहाँ पर भी क्या काम आएगी अपने पास, आरी, ठीक है। आरी की बात करें तो अपने जो इलेक्ट्रीशियन के अंदर काम आती है वो कौन कौन सी आरी काम आती है, हैक्सो, ठीक है। आरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेनन सो, इसके अलावा वुड सो, इसके अलावा की होल सो, की होल सो। अपने पास यानी कि अपने इलेक्ट्रीशियन में मुख्यतः 4 प्रकार की आरी का उपयोग किया जाता है, हेक्सा, टेननसा, वुडसा और की होलसा। अब की होलसा जैसे मैं बात करता हूँ, छोटी आरी से लेकर बड़ी आरी तक चलता हूँ, एक एक करके आरी चलता हूँ, एक एक करके आरी का नाम लेता जाऊँगा और चलता जाऊँगा। आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम दिखते जाएंगे और आप समझते जाना उनके काम और उनकी साइज में आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपने की होलसा के बारे में। जैसा नाम से पता लग रहा है की मतलब क्या, चाबी। या चाबी क्या कार्य, क्या वो आरी, यानी बहुत पतली आरी क्या कहलाती है, की होलसा। यानी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पतली आरी कौन सी होती है, की होलसा। इस प्रकार की आरी होती है ये, ठीक है। और इस पर इसका क्या होता है, हैंडल, इसको क्या बोलते हैं, की होलसा। इसके यहाँ पे क्या कटे होते हैं, दांते, तो ये होती है की होलसा। प्रत्येक आरी में जो ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला काटने वाला भाग, वो हाई कार्बन स्टील से बना होता है। किससे बना होता है, हाई कार्बन स्टील। और यहाँ पे प्रत्येक आरी में क्या कटे होते हैं, दांते कटे होते हैं। प्रत्येक आरी में क्या कटे होते हैं, दांते।
ये दांते क्या काम करते हैं, लकड़ी को काटने का काम करते हैं। लोहे की चीज़ों को ये वाली आरी नहीं काटती। लोहे वाली चीज़ों कौन सी आरी काटती है, हमेशा हेक्सा ब्लेड, यानी हेक्सो आरी लोहे वाली चीज़ों को काटने के काम में आती है। तो हेक्सा स्पेशल प्रकार की आरी है। और ये तीनों जो आरियाँ हैं ये या तो लकड़ी को काटेगी, या लकड़ी को, सनमाइका सीटों को, पतली को, लकड़ी की चीज़ों को कौन काटती है, टेंडेंसा, वुड आरी और की होल। की होल का काम क्या है, मान लीजिए मैंने क्या किया, कोई लकड़ी के अंदर ड्रिल से छेद किया, ठीक है, तो उसको मुझे अलग अलग क्या देनी, आकृतियाँ देनी है, यानी चौकोर देना है, त्रिभुजाकार देना है, अलग अलग क्या देनी है मुझे उसको आकृति। या अपने पास कोई ड्रिल से मैंने छेद किया, उसके अंदर मुझे एक स्विच फिट करना है, तो वहाँ पे क्या चाहिए मुझे, स्विच के आकार की आकृति, यानी आयताकार क्या चाहिए, वहाँ पे मुझे आकृति चाहिए। तो वहाँ पे कौन सी आरी का प्रयोग किया जाएगा, की होल सा। अब वहाँ पे ये आरियाँ काम नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, इनकी चौड़ाई क्या होती है ज़्यादा, तो वहाँ पे ये उस छेद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो वहाँ पे की होल सा प्रवेश करके वहाँ पे अलग अलग आकृतियाँ प्रदान कर सकती है। और इसकी जो लंबाई लेते हैं, लंबाई की अगर बात करूं तो 15 से 20 सेमी ये लंबाई वाली होती है, और 3 से 4 mm इसकी चौड़ाई होती है। यानी कि ये वाली जो चौड़ाई है वो कितनी देते हैं, 3 से 4 mm। और ये जो लंबाई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी होती है इसकी, 15 से 20 सेमी के मध्य ली जा सकती है। तो ये आरी क्या काम आती है आपके पास, मैंने बता दिया, किसी भी ड्रिल के द्वारा किसी लकड़ी या बोर्ड में या सनमाइका में किए गए छेद को सही आकृति प्रदान करने के लिए कौन सी आरी का प्रयोग किया जाएगा, की होल आरी का। वो सबसे ज़्यादा पतली आरी होती है, और सबसे ज़्यादा वजन में भी क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा हल्की। अब बात करते हैं अपन टेंडेन सा के बारे में, यानी की होल सा के बारे में बात कर ली, की होल सा के बारे में इतनी बातें हैं तो मैंने बता दी। अब बात करते हैं टेंडेन सा के बारे में। तो टेंडेन सा की बात करें अपन, तो चौड़ाई के अंदर ये आरी इस प्रकार की चौकोर होती है पूरी, ठीक है। इसके दांते होते हैं आगे की तरफ, ठीक है, और इसका हैंडल इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार की। तो आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम भी दिख रहा होगा, इसके दांते किस तरफ होते हैं, यानी कि अपन किसी चीज़ को काटेंगे तो आगे की तरफ अगर धक्का लगेगा तो ये चीज़ों को काटती है। और अपने अभी जो बात की थी आरी की, यानी कि होल आरी की, वो अपनी तरफ खींचेगी ना तब चीज़ों को क्या करेगी, काटेगी। और वुड आरी भी क्या करती है, अपनी तरफ खींचेंगे तब काटेगी। पर तो ये वाली आरी जो होती है वो क्या करती है, अपना आगे की तरफ धक्का मारेंगे तब क्या करेगी, चीज़ों को काटेगी। और इसका जो साइज लेते हैं 30 से 40 सेमी लंबाई की आरी ली जाती है, ठीक है। और ये भी उसी धातु की बनी होती है जिस धातु की अपने पास की होल आरी बनी होती है, यानी हाई कार्बन स्टील की, ठीक है। यहाँ पे दांते कटे होते हैं और ये आगे तरफ धक्का लगेगा तब चीज़ों को काटेगी, यानी आगे की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी आरी आगे की तरफ गति करते हुए चीज़ों को काटती है। आगे का मतलब ये हो गया अपनी तरफ नहीं, ये हो गया अपनी तरफ, यानी अपनी तरफ पीछे की ओर, और आगे की तरफ मतलब आगे की तरफ, ठीक है। तो टेंडेन सा आगे की तरफ गति करते हुए चीज़ों को काटती है। इसकी जो लंबाई ली जाती है वो लगभग 30 से 40 सेमी लेते हैं। और कौन सी चीज़ों को, सनमाइका की चादर, सनमाइका, लकड़ी के बोर्ड, इनको काटने काम कौन सी आती है, ये वाली आरी। और इसकी जो चौड़ाई होती है ना, आरी की चौड़ाई भी कुछ होती है, लगभग 0.5 से 1 mm के मध्य इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। पतली होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, वुड आरी के बारे में। वुड आरी का मतलब क्या, लकड़ी की आरी, यानी स्पेशल लकड़ी के लिए बनी हुई आरी कौन सी है, वुड आरी। ये आगे से इस प्रकार होती है, यानी पीछे चौड़ी होती है, आगे से क्या होती है, पतली। और ये वाली आरी इस प्रकार लगभग आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में, और आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम भी दिख रहा होगा लगभग। और इसके दांते क्या कटे होते हैं, इस प्रकार, यानी ये अपनी तरफ गति करते हुए चीज़ों को क्या करेगी, काटेगी। और यहाँ से ज़्यादा पतली रखी जाती है, यहाँ से चौड़ाई इसकी ज़्यादा रखी जाती है। ये लकड़ी की छीटों को काटने के काम आती है। और टेंडेन सा जो चीज़ों को काटती है उनको भी काट सकती है ये, परंतु ये स्पेशल किसके लिए बनी होती है, लकड़ियों के लिए, ठीक है। परंतु टेंडेन सा क्या होती है, थोड़ी पतली होती है, और इसकी अपेक्षा ये थोड़ी मोटी होती है। इसके दांते थोड़े तीखेपन लिए हुए होते हैं, ठीक है, टेंडेन सा की अपेक्षा। और अगर दांतों की बात की जाए, मान लीजिए मेरे पास क्या 25 mm के अंदर इसके 6 से 8 दांते होते हैं, ठीक है। और ये अपनी तरफ चीज़ों को गति करते हुए चीज़ों को काटेगी। ये टेंडेन सा पीछे आगे तरफ काटती है, ये अपनी तरफ गति करते हुए चीज़ों को काटेगी। और इसकी भी मोटाई लगभग कितनी ली जाती है, 0.5 से 1 mm के मध्य मोटाई इसकी ली जाती है, ठीक है। और इसका हैंडल जो बना होता है वो लकड़ी का बना होता है, और ये स्पेशल किसी लिए बनी होती है, वुड, या लकड़ियों के लिए आरी बनी होती है, तो इसको बोलते हैं वुड आरी, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट वाली आरी की, यानी कि इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हेक्सो के बारे में। हेक्सा जो आरी है इसके लिए एक फ्रेम आता है स्पेशल इस प्रकार का,
और यहाँ पे एक नट लगा होता है, इसको बोलते हैं विंग नट। क्या बोलते हैं? विंग नट। और यहाँ पे एक ब्लेड लगती है इस प्रकार की, और इस प्रकार इसके दांते कटे होते हैं, और यहाँ पे इसका क्या होता है? हैंडल। और ये होती है लगभग हेक्सा। ये हेक्सा का जो फ्रेम हो गया वो हो गया, ये हेक्सा यानी ब्लेड होगी हेक्सा की, ठीक है। पूरी कौन सी होगी? हेक्सा आरी। तो ये वाली जो आरी होती है इसके अंदर फ्रेम अलग से लिया जाता है, हेक्सा ब्लेड होती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लेड के बारे में, ठीक है, यानी इसके भागों के बारे में बात करते हैं। ये हेक्सा जो ब्लेड होती है इस प्रकार की होती है देखने को। आजकल तो दोनों साइडों में आने लगे, पहले एक ही साइड में आया करती थी। और इसी लंबाई की बात करें तो ये वाला जो होल है, इस होल का केंद्र यानी सेंटर, इस होल का सेंटर, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होती है? लगभग 30 सेमी। यानी कि सेंटर टू सेंटर कितनी दूरी की रखी जाती है? 30 सेमी वाली हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। 99% आपको इसी साइज की क्या मिलेगी? ब्लेड मिलेगी। इसे छोटी भी आती है, बड़ी भी आती हैं, पर सामान्यतः कितनी साइज की ली जाती है? 30 सेमी। इसके दांते इस प्रकार कटे होते हैं, यानी कि इसको अपन इस प्रकार भी लगा सकते हैं, इस प्रकार भी लगा सकते हैं। और नियमानुसार देखा जाए तो इस ब्लेड को इस प्रकार लगाया जाता है कि आगे गति करते हुए क्या काटे? चीज़ों को। ये लोहे की चीज़ों को काटने के, लोहे की चद्दरों को काटने के लिए, और लोहे के बड़े बड़े वायरों को भी ये आसानी से काट सकती है। तो इसके दांते जो बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के, ठीक है। और दांते कभी सीधे नहीं बनाए जाते इसके, यानी कि जो ब्लेड होती है दांते कटे होते हैं वो कभी सीधे नहीं होते। अन्य आरियों के दांते सीधे होते हैं, ठीक है। इस बने तो इसी प्रकार होते हैं बी खांचे के, परंतु सीधे नहीं होते। ये ब्लेड सीधी नहीं होती, नीचे से थोड़ी इस प्रकार लहरदार होती है थोड़ी, ठीक है। लहरदार बनाने का उद्देश्य ये है कि जब ये गति करेगी तो वहाँ पे घर्षण का मान क्या हो जाए? कम। और इसके अंदर शीतलक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज़ को काटते हैं या लोहे को अपने काट रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण की वजह से यारी क्या हो जाएगी? ज़्यादा गर्म। लकड़ी के अंदर घर्षण कम होता है लोहे की अपेक्षा। अब लोहे के अंदर क्या होगा? ज़्यादा घर्षण। तो मैंने आपको बता दिया कि जो अगर कार्बन की मात्रा अपन ज़्यादा रखते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है? भंगूर। क्या हो जाती है? भंगूर। अब भंगूरता से बचाने के लिए वहाँ पे क्या रखते हैं? इसके अंदर शीतलक का प्रयोग। शीतलक यानी ठंडी करने वाली चीज़। अब ठंडी करने वाली चीज़ कौन कौन सी होती है? जैसे पानी हो गया, ऑयल हो गया। ऑयल के रूप में अपन मोबिल ऑयल का भी वहाँ पे प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस आरी के द्वारा यानी कि हेक्सा ब्लेड के द्वारा अपन किसी चीज़ को काटते हैं तो वहाँ पे पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी शीतलक का उपयोग ज़रूर किया जाना चाहिए, वरना आपकी आरी क्या हो जाएगी? टूट सकती है आसानी से, भंगूर होती है, ठीक है। और इसकी साइज़ कितनी होती है? 30 सेमी। अगर दांतों की बात करें तो अगर 25 सेमी की दूरी की बात करें, यानी यहाँ से 25 सेमी लेते हैं अपन, 25 mm, उसमें दांते होते हैं लगभग 25 से 30 दांते इसके अंदर लिए जाते हैं। 25 से 30 दांते, 25 से 30 दांते 25 mm के अंदर, ठीक है। और साइज मैंने इसकी बता दी 30 mm। और नापते कैसे हैं? इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर के मध्य की दूरी। तो यहाँ पे इसका शीतलक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं किसकी? हैंडल, सॉरी ये फ्रेम की। फ्रेम दो प्रकार से आते हैं। एक तो आता है एडजस्टेबल फ्रेम, एक आता है अपने पास फिक्स फ्रेम, यानी कि फ्रेम को अपन कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। वो कौन सा होता है? नॉन एडजस्टेबल फ्रेम, यानी कि फिक्स फ्रेम, ठीक है। और जिसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं वो क्या होगा? अनफिक्स फ्रेम, जिसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। तो दो प्रकार के फ्रेम प्रयोग किए जाते हैं। फ्रेम बना होता है लोहे का, और इसके अंदर एक विंग नट लगा होता है। इसको अपन कम और ज़्यादा करके इस आरी को इसके अंदर कस सकते हैं। पर याद रखना, जब भी इसके अंदर आरी कसी जाएगी, ना ही ज़्यादा ढीली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा वहाँ पे कसी हुई आरी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अपन ज़्यादा कस लेंगे तो क्या लॉस होगा? मान लीजिए अपन आरी का उपयोग कर रहे हैं, तो अगर आरी ढीली हुई तो आरी इस प्रकार लहरेगी, यानी लहरदार रूप में काम करेगी वो, तो वहाँ से आरी क्रैक है आपकी होकर टूट जाएगी, ठीक है, क्रैक हो जाएगी। अगर अपन आरी ज़्यादा कसी हुई तो वहाँ पे क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण होने की वजह से आरी क्या होगी? गर्म। आरी जब गर्म होगी तो कार्बन क्या होता है? भंगूर। चाहे आपने शीतलक का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा? प्रेशर ज़्यादा लगेगा, आपकी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। यानी कि अगर अपन घर्षण होगा, घर्षण होने की वजह से भंगूर होती है आरी, तो टूट जाएगी। इसलिए विंग नट के माध्यम से आरी को इस प्रकार कसा जाना चाहिए कि ना तो वो ज़्यादा ढीली हो और ना ही ज़्यादा कसी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये थी अपने पास लगभग आरियाँ, और आरियों के बारे में इतनी बातें थी। अगर आपको कुछ रह गए हो बाकी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको अपन अगले वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। और अब बात करते हैं अपन, आरी के बारे में बात हो गई। अब अपने पास जो बचती हैं वो बचती हैं मुख्य रेतियाँ। रेतियाँ भी क्या है? कर्तन औजार,
किसके, रेतियाँ। रेतियों को इंग्लिश में बोला जाता है फाइल। क्या बोलते हैं, फाइल। ठीक है, रेतियाँ बहुत टाइप की होती हैं। रेतियों को अपन बहुत आकार प्रकार से देख सकते हैं। रेतियाँ काटने के काम आती हैं, यानी छोटे छोटे कणों के रूप में वो क्या करती हैं, धातुओं को क्या कर देती हैं, काट देती हैं। लकड़ी को काटने के लिए भी रेतियों का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको दो भागों में बांट दिया, नहीं, रेतियाँ सिर्फ कणों के रूप में काटती हैं। आरी दो भागों में बांट सकती है बीच में से। अगर कणों के रूप में काटना हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पे रेतियों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, रेतियों को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। कट के आधार पर, लंबाई, ग्रेड और आकार के आधार पर रेतियों को मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। ठीक है, कट का मतलब ये हो गया, आपने देखा होगा घरों में जो रेती आती है उसके इस प्रकार कट लगे होते हैं, इस प्रकार भी लगे होते हैं, किसी सिंगल ही लगे होते हैं, किसी इस प्रकार लगे होते हैं। तो ये होती कट के आधार पर रेतियाँ। तो अगर सिंगल कट लगे होते हैं वो लगभग 60 डिग्री पे लगे होते हैं। कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो वो सिंगल कट रेती होती है। ठीक है, और कई हम डबल कट लगे होते हैं, उनके अंदर अगर डबल कट की बात की जाए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, रेती, और इस प्रकार क्या है, कट लगे हैं इसके ऊपर। तो एक कट, तो अगर एक कट की बात करें, ये वाला कोण लगभग 45 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य होगा, और एक कोण होगा 70 डिग्री के मध्य। तो ये होती हैं डबल कट रेतियाँ। ठीक है, सिंगल कट भी होती हैं, सिंगल कट ही लगे होते हैं। किसी में लहरदार, यानी इस प्रकार भी कट लगे होते हैं, किसी में इस प्रकार क्या होते हैं, कट लगे होते हैं। ये होती है कट के आधार पर रेतियाँ, सिंगल कट, डबल कट, कॉर्ड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोला जाता है क्रो। ठीक है, और लंबाई के आधार पर अगर देखें तो 10 सेमी, 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, इस प्रकार की रेतियाँ भी होती हैं। अगर ग्रेड के आधार पर देखें, समूथ रेती, ठीक है, और बास्टर्ड रेती, इस प्रकार की रेतियाँ होती हैं। डेढ़ समूथ, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की रेतियाँ आती हैं। और आकार के आधार पे देखें, त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज आकार की होती है, गोलाकार, अर्धगोलाकार और रेक्टेंगुलर, मतलब आयताकार, वर्गाकार, इस प्रकार अलग अलग प्रकार की रेतियाँ आती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर से अगर बात की जाए, अपने लिए जो चीज़ काम की चीज़ है उसके बारे में बात करता हूँ। ऐसे बहुत प्रकार की रेती हैं, तो 1.5 घंटे का वीडियो रेती में ही बन जाएगा आपका अलग से। तो अपन वहाँ पे पूरी रेतियों के बारे में अपन बातें नहीं करेंगे, जो मुख्य चीज़ है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ताकि अपने ज़्यादा रामायण यहाँ पे न गाते हुए सिर्फ सिंपल भाषा में बात करता हूँ। देखिए, ये रेतियों प्रकार थे। अगर आपको पूछा जाए रेतियों कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, कट के आधार पर, लंबाई के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, आकार के आधार पर, इस प्रकार रेतियों को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मुख्य बातें यहाँ पे बता देता हूँ। रेती के अंदर सबसे पहले बात करते हैं भागों के बारे में। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई रेती, ठीक, ये मेरे पास क्या है, रेती। इस रेती में इस प्रकार क्या कटे होती हैं, दांते कटे होते हैं इस प्रकार। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, इसका हैंडल से जस्ट यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट, इनके मध्य की दूरी, यानी ये रेती यहाँ से मुड़ी, यहाँ से मुड़ी, तो ये वाला भाग कौन सा होता है, टेंग, हैंडल। इस प्रकार वो हैंडल लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हैंडल हो सकता है। और ये उसका क्या होता है, पूरा बॉडी होती है। और ये क्या होता है, इसका एज। ठीक है, यानी जो चौड़ाई वाला भाग होता है उसको एज बोलते हैं। ये इसके आगे वाला भाग कौन सा, टिप। आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। अगर रेती की लंबाई की बात की जाए तो पूरा हैंडल से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई को नहीं मापा जाता। लंबाई को मापने के लिए टिप से लेके टेंग तक के मध्य की दूरी क्या होती है, रेती की लंबाई होती है। और अलग अलग आकार की रेतियाँ अपने ले सकते हैं। ठीक है, और अपने लिए कितने आकार की रेती की जरूरत पड़ती है वो मैं अभी बता दूंगा आपको, तो आप वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके लगे होते हैं कट, और यहाँ पर भी इसके क्या लगे होते हैं, कट लगे होते हैं। आयताकार भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है। जिनमें राउंड होती है उसके अंदर ये वाला पूरा भाग क्या होता है, राउंड होता है, तो पूरे के अंदर कट लगे ही होंगे। और आयताकार की बात करें तो यहाँ पे साथ में क्या लगे होते हैं, कट। ठीक है, और ये होता है इसका हैंडल। रेती को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है, हाई कार्बन स्टील। अब हाई कार्बन स्टील का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्यों, मान लीजिए मेरे पास क्या लोहे की कोई चीज़ है, उसको घिसना है, यानी कणों के रूप में काटना है। अरे मैं वहाँ पे सॉफ्ट लोहा लेता हूँ तो रेती खुद घिस जाएगी, उस लोहे को नहीं घिस पाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे
लोहे को काटने के लिए मुझे उससे हार्ड चीज़ चाहिए। अब हार्ड चीज़ क्या होती है? कार्बन होता है। उसके रेती के अंदर कार्बन की मात्रा क्या मिला दी जाती है? ज़्यादा, जिससे रेती क्या हो जाती है, उसके जो कण होते हैं ऊपर वाले, ऊपर से जो भाग होता है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हार्ड। तो वो चीज़ों को काट सकता है आसानी से, ठीक है। यानी लोहे की चीज़ों को आसानी से कणों के रूप में काट सकता है। तो याद रखना, रेती हमेशा कणों के रूप में काटती है। अब अगर अपन रेती में बात करें तो अपने जो इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं उनके लिए 25 सेमी लंबाई वाली रेती की जरूरत पड़ती है। यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 सेमी लंबी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अगर बात करें तो बास्टर्ड रेती, रफ रेती, राउंड रेती, वर्गाकार रेती, इनकी जरूरत पड़ती है। वर्गाकार यानी कि अपने मान ली कोई बोर्ड के अंदर कोई स्विच फिट करना है तो वहाँ पर कौन सी रेती चाहिए? वर्गाकार। क्यों? स्विच का जो पीछे वाला जो आकार होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार। तो वर्गाकार रेती चाहिए, कहीं पर बास्टर्ड रेती चाहिए। तो रेती अगर बात करें तो किसी जॉब को काटने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेतियों का प्रयोग किया जाता है। रेतियों को 4 भागों में बांटा गया है और रेती जो लंबाई ली जाती है वो टिप से लेके टैंक तक ली जाती है। और अपने जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके लिए 25 सेमी वाली रेती की जरूरत पड़ती है। बास्टर्ड हो सकती है, रफ हो सकती है, राउंड वर्गाकार रेती की जरूरत पड़ती है अपने को। और इसका जो हैंडल बना होता है वो लकड़ी का बना होता है, ठीक है। तो अगर अपन सावधानी की बात करें, रेती के अंदर क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, तो इसके अंदर पानी का उपयोग नहीं किया जाता। कोई चीज़ काट रहे हैं, इस पर घिस रहे हैं तो वहाँ पे पानी का उपयोग अपन नहीं करते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी अपन रेती काम में ले रहे हैं लोहे के ऊपर या लकड़ी के ऊपर, तो उसके बाद में उस रेती को आसानी से सही ढंग से साफ किया जाना चाहिए। जो लोहे की ब्रश आती है ना उससे, ना कि रेजमाल से। तो लोहे की ब्रश से क्योंकि छोटे छोटे जो कण काटेगा वो रेती के जो ये भाग होते हैं कटे हुए, यानी जो कट होते हैं उनके अंदर वो क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। तो वहाँ पे उनको निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? लोहे वाले जो ब्रश आता है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये थी अपने पास रेतियों के बारे में मुख्य बातें इतनी थी। वैसे तो इसका पूरा लंबा वीडियो बन सकता है, मैं बनाऊंगा नहीं। जो मुख्य बातें थी उसी को मैंने यहाँ पे बता दिया। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेती के बारे में, और उससे अगर ज़्यादा आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। रेती के बारे में पूरा अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में? जो चीज़ें बच गई अपने पास उनके बारे में मुख्य। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों नाम लिख रहा हूँ, उसके बारे में आपको इधर बताता जाऊँगा और प्रत्येक डायग्राम दिखाता जाऊँगा। पहले आता है पोकर, दूसरा आता है अपने पास पंच, तीसरा आता है अपने पास स्पिनर, चौथा आता है अपने पास जिमलेट, और इसके बारे में अपने पास आता है रावल प्लग टूल। इसके अलावा अपने स्निप, 7 नंबर पे आता है कैंची। इसके अलावा आता है मापक फीता। 9 नंबर पे आता है अपने पास साहुल, ठीक है। 10 नंबर पे आता है आपको बियरिंग पुलर और पुल्ली पुलर, दोनों साथ ही बता दूंगा, पुल्ली पुलर, ठीक है। ये जो 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं, 10 पॉइंटों के बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी बता देता हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो बता देता हूँ, देखिए। उसके बाद अपना चैप्टर ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा और नए चैप्टर नाम होगा आपके जो अपने ये परमाणु वगैरह ये होते हैं ना, परमाणु, नाभिक और अपने पास ऊर्जा वगैरह, इनके बारे में थोड़ी बातें अपन अगले वाले चैप्टर में बात करेंगे। मुख्य कल से अपने मेन जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। मेन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कल से ही स्टार्ट होगी। अब बात करें सबसे पहले पोकर के बारे में। 1 नंबर का पॉइंट आता है पोकर। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। पोकर होता है पेचकस के आकार का, सेम पेचकस जैसा ही होता है, परंतु पेचकस में इसमें डिफरेंस ये है, इसका आगे वाला भाग क्या होता है? नुकीला, यानी कील के आकार का होता है नुकीला, इस प्रकार। और पीछे से क्या होता है? चौकोर। और यहाँ पे क्या लगा होता है? इसके हैंडल। ये क्या होता है? पोकर को अपना सुम्बी या ब्राडल भी इसको पोकर को बोला जा सकता है, यानी अपना सामान्य भाषा में इसको सुम्बी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं वैसे? पोकर। इसका काम होता है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई लकड़ी का बोर्ड, लकड़ी के बोर्ड में मुझे क्या करना है? कोई ड्रिल से छेद करना है, या मुझे लकड़ी के बोर्ड में क्या करना है? स्क्रू को क्या करना है? कसना है, ठीक है। तो उसके लिए लकड़ी के बोर्ड में
उनको मतलब काम कोई ड्रिल से छेद करने से पहले या कोई स्क्रू को कसने से पहले एक छोटा छेद किया जाता है, ताकि वो स्क्रू आसानी से वहाँ पे लग जाए या ड्रिल आसानी से ड्रिलिंग वहाँ पे हो जाए। तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? पोकर का उपयोग किया जाएगा। और इसके जो साइज लेते हैं वो कितने लेते हैं? लगभग 20 सेमी। ये है अपने पास पोकर। और ये स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टील का। पोकर के बारे में इतनी बात है, तो थोड़ी थोड़ी बातें तो आप देख लीजिए। अब आते हैं पंच। 2 नंबर पे कौन सा आता है? पंच। ठीक है, पंच होता है स्टील का बना हुआ। स्टील और उसके अंदर स्टील या वेनेडियम स्टील या कार्बन का कौन बना होता है? पंच। कार्बन स्टील की बात कर लेता हूँ। कार्बन स्टील का ये बना हुआ होता है और आगे से क्या होता है? नुकीला, और पीछे से क्या होता है? मार्कर जैसा। सेम मार्कर जो है आपके पास, मार्कर दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार का क्या होता है? पंच होता है। ठीक है, ये पंच 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। वैसे मतलब बहुत सारे प्रकार के होते हैं, होल पंच, दीवार पंच, पता नहीं कौन कौन से पंच होते हैं, बहुत प्रकार की होती हैं। ठीक है, अगर उनकी पूरी बात बताऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं सिंपल बात बताऊँ। पंच 3 प्रकार के होते हैं मुख्य, वो भी इलेक्ट्रीशियन के लिए। डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिंक पंच। ठीक है, प्रिंक पंच का जो कोण होता है लगभग 30 डिग्री होता है, यानी कि आगे वाला जो नुकीला वाला भाग है, यानी सुई के आकार का जो भाग है, उसका जो कोण होता है वो कितना होता है? और इस पर आप कोण काटें तो ये होता है लगभग 30 डिग्री। तो वो कौन सा होगा? प्रिंक पंच होगा। और सेंटर पंच की बात करें 90 डिग्री होता है। डॉट पंच की बात करें तो कितना कोण होता है? 60 डिग्री। यानी कि 3 प्रकार के पंच प्रयोग किए जाते हैं, डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिंक पंच। डॉट पंच का कोण कितना होता है? 60 डिग्री। सेंटर पंच का कोण होता है 90 डिग्री और प्रिंक पंच का कोण कितना होता है? लगभग 30 डिग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें ये काम क्या आते हैं? लोहे की चादर मान लीजिए मेरे पास, ये क्या है मेरे पास? लोहे की चादर। इसके अंदर मुझे ड्रिल से क्या करना है? छेद करना है। अब ड्रिल ऐसे लगाऊंगा मैं सीधी, तो ड्रिल इधर उधर जा सकती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा छेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बना किसे होता है? कार्बन स्टील का। मजबूत लोहा होता है तो आसानी से यहाँ पे छेद कर सकता है। और पीछे हैमर से क्या लगाई जाती है? चोट लगाई जाती है, यानी जो बॉल पिन हैमर थी अपने पास, उससे इसके ऊपर क्या लगाई जाती है? चोट। अब इन कोणों का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कोई मेरे पास बहुत मतलब गहराई में छेद करना है, गहराई में क्या करना है? छेद। ठीक है, और चौड़ा नहीं करना, गहराई में करना है, पतला करना है। तो 30 डिग्री वाला कोण, यानी कि आगे से क्या होगा? इस प्रकार लंबा होगा, इस प्रकार। तो यहाँ पे कोण क्या होगा? कम। और इस प्रकार का होता है, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी कि ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो इसका कोण, इसका जो छेद होगा वो क्या होता है? थोड़ा चौड़ा होगा। और इसका जो छेद होगा वो क्या होता है? थोड़ा पतला होगा और गहराई में होगा। इसका गहराई में क्या होगा? कम। इस प्रकार के पंच प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये पंच। और पंच की साइज की बात करूँ, 10 से 15 सेमी वाले पंच प्रयोग किए जाते हैं। 10 से 15 सेमी का पंच अपने प्रयोग कर सकते हैं। और ये लोहे की चादर या स्टील की चादरों में छोटा छेद करने के लिए काम में आते हैं, यानी कि ड्रिल करने से पूरे छोटा छेद करने काम कौन आते हैं? पंच। ये थे अपने पास पंच। इसके बाद स्पिनर के बारे में लास्ट में बात करेंगे। अगली बात करते हैं जिमलेट के बारे में। जिमलेट क्या होता है? जो अपने ड्रिल मशीन जो होती है उसके आगे वाला जो बिट होता है, उसी प्रकार क्या होता है? एक बिट होता है। ठीक है, इस प्रकार का। इसमें क्या करते होते इस प्रकार। इस पर मतलब जानते एकदम उसकी बिट जैसे ही होता है सेम। आप डायग्राम बना लेना, और आपको डायग्राम दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो देख सकते हैं। मेरे से डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके क्या लगा होता है? एक लकड़ी का हैंडल। और यहाँ से क्या होता है? ये सुई क्या कर, यहाँ नुकीला होता है आगे से। अब इसका काम क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई लकड़ी का बोर्ड है, तो उसमें मुझे क्या कसना है? पेच कसना है। पर तो उसके लिए मुझे गहरा क्या चाहिए? छेद चाहिए पहले, ताकि वो उसको आसानी से मैं कस सकूँ। तो गहरा छेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिमलेट का। किसका प्रयोग किया जाएगा? जिमलेट का। और यह कार्बन स्टील का बना होता है। और पीछे हैंडल जो होता है, ये हैंडल जो होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी का। और इसकी जो साइज है, इसकी मोटाई से ली जाती है, ना कि लंबाई से। 3 से 10 mm व्यास के यहाँ पे अपने जिमलेट प्रयोग कर सकते हैं, यानी 3 से 10 mm डाया वाले अपन यहाँ पे जिमलेट उपयोग ले सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के अंदर। तो ये था अपने जिमलेट का काम। और जिमलेट का काम अपना, अगर अपना इलेक्ट्रीशियन में देखें तो मान लीजिए कोई बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसके अंदर मुझे पेच कसने हैं। ठीक है, पेच कसने के लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा छेद बनाना है 3 mm तक, 4 mm तक। तो यहाँ बड़ा ही हो गया वो छेद। तो अपन ने किसी चीज़ से, अपन जो पोकर से नहीं बना सकते इतना लंबा छेद, तो इसको अपन वहाँ
अंदर डाल के इसको कस कर क्या बना सकते हैं, छेद आसानी से बना सकते हैं। तो ये अपने जिमलेट का काम। अब बात किसी करते हैं राउल प्लग टूल की। अगर राउल प्लग टूल की बात करूँ मैं तो इस प्रकार होता है राउल प्लग टूल। ये होता है इसका, यहाँ से तो होता है पूरा पैक, और ये यहाँ से होता है खोखला अंदर से, और यहाँ पे इसके अंदर बिट डाली जाती है, जो ड्रिल की जो बिट होती है उस प्रकार क्या डाली जाती है, बिट। ठीक है, ये होता है इसका होल्डर। ये क्या होता है, होल्डर। ये इसकी क्या होती है, बिट, और आगे से नुकीला होता है। इस होल्डर के अंदर इस बिट को क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। यहाँ कसा नहीं जाता है इसके अंदर, सिर्फ डाला जाता है इसके अंदर। इसका प्रयोग है जो अपने पास पत्थरी दीवारें जो होती हैं वहाँ पे ड्रिल काम नहीं कर सकती। जहाँ पे ड्रिल काम नहीं कर सकती वहाँ पे किसका उपयोग लेंगे अपन, इस राउल प्लग टूल का। ठीक है, ये लोहे की पत्थर की दीवार में क्या कर सकता है, आसानी से छेद कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है बिट, ये होता है होल्डर। होल्डर जो बना होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। और बिट जो बनी होती है कार्बन स्टील की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की। ठीक है, अब इसको हाई कार्बन स्टील से बनाया, इसको माइल्ड स्टील से बनाया, ऐसा क्यों बनाया, इसके बारे में बात करें अपन तो होल्डर जो होता है उसके ऊपर अपन क्या मारेंगे, चोट मारेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था जिस चीज़ पे चोट लगती है अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा हुई तो वो चीज़ क्या होगी, भंगूर होगी। सीधी सी बात है, क्या होगी, भंगूर। तो अगर ये होल्डर कार्बन स्टील का हुआ तो इसके ऊपर चोट मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फटकर ख़राब हो जाएगा जल्दी से। तो इससे बचाने के लिए इसको किससे बनाया जाता है, माइल्ड स्टील से। ये थोड़ा मुलायम लोहा होता है, इसके अंदर कार्बन की मात्रा क्या रखी जाती है, कम। और बिट जो होती है वो किसकी बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील की, क्योंकि ये क्या करेगी, पत्थरों को तोड़ेगी, काटेगी। तो इसलिए इसको किससे बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील से। और इसे छेद करने के बाद अपन वहाँ पे कोई राउल प्लग टूल राउल प्लग यानी कि बिट आती है, आपको देखा होगा, स्क्रू कसने से पूर्व है एक बिट लगाते हैं प्लास्टिक की, उसे बोलते हैं राउल प्लग। उस राउल प्लग को फिट किया जा सकता है, या इसके अलावा अपन किस द्वार में से अगर अपन वायर गुजारें तो वायर भी उससे गुजार सकते हैं। अगर अपन छेनी और हथौड़े का भी प्रयोग अपन द्वारों में कर सकते हैं, पर इसका प्रयोग क्यों करते हैं अपन, और इसके बारे में बात करें तो छेनी क्या करती है, बड़ा होल करती है, ना कि छोटा। ये छोटा होल कर सकता है क्योंकि बिट क्या होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती, पतली सी होती है। और इसकी साइज़ की बात करें तो ये 15 से 20 सेमी लंबा लिया जाता है, 15 से 20 सेमी। ठीक है, अब बात आती है स्निप की और कैंची की। दोनों की मैं साथ में बता देता हूँ कि दोनों क्या है, कैंची के ही प्रकार हैं। दोनों क्या है, कैंची हैं ये। ठीक है, इस प्रकार की होती है, स्निप भी इस प्रकार की होती है, कैंची भी लगभग इस प्रकार की होती है। आपने कैंची तो घरों में देखी होगी। और यहाँ पे क्या लगा होता है, नट लगा होता है, इसको बोलते हैं रिवेट। ये क्या होते हैं, इसके हैंडल। ये इसका क्या होता है, ये वाला कटिंग भाग होता है, ये पूरा ये क्या होता है, कटिंग भाग, कटिंग भाग। ठीक है, या कटिंग एज भी बोल सकते हैं। तो ये होती है, ऐसी कैंची होती है, ऐसी स्निप होती है। ये वाली स्निप जो होती है वो लोहे की चादरों को काटती है, कैंची किसको काटती है, कपड़े को, धागे को, इनको कैंची काटती है। और लोहे की चादरों को कैंची नहीं काट सकती अपने सामान्य वाली, वो खराब हो जाएगी। तो स्निप क्या करती है, लोहे की चादरों को काटती है। दोनों की धातुओं की अगर बात करूँ तो स्निप की जो धातु होती है वो किस की बनी होती है, स्निप हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, तो मजबूत होती है क्योंकि ये किसको काटेगी, लोहे की चादरों को काटेगी। पर कैंची किसकी बनी, पूरी हाई कार्बन स्टील की नहीं बनी होती, इसके अंदर कार्बन की मात्रा क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है, यानी कि निम्न कार्बन इस्पात की कौन बनी होती है, कैंची। अब कैंची की जरूरत अपने को कहाँ पे पड़ेगी, मान लीजिए अपने पास क्या कोई मोटर में वाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, मोटर के अंदर वाइंडिंग करेंगे तो वहाँ पे अपने धागे की भी जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अपने वहाँ पे इंसुलेशन पेपर, इनकी भी क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। उनको काटने के लिए कैंची का उपयोग करेंगे, और लोहे की चादरों को काटने के लिए किसका उपयोग करेंगे, स्निप का उपयोग करेंगे। और दोनों के साइज़ की बात करूँ मैं तो दोनों की साइज़ क्या ली जाती है, 15 से 20 सेमी लंबाई की दोनों की साइज़ ली जाती है। ये थी अपने पास स्निप और कैंची, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, मैंने बता दिया। और मैंने अगर बात करूँ कि कोई भी चीज़, अभी बता देता हूँ पहले मैं आपको। ये हो गया अपने पास क्या, स्निप और कैंची। अब एक छोटी चीज़ आती है बीच में, उत्तोलक का सिद्धांत। तो मैं आपको सबसे पहले उत्तोलक का सिद्धांत बताता हूँ। उत्तोलक का सिद्धांत, और उत्तोलक का सिद्धांत की बात करें अपन तो मान लीजिए 3 चीज़ होती है, एक तो होता है बल, एक होता है कार्य, एक चीज़ होती है फिक्स यानी बंधी हुई। अगर किसी चीज़ में आपको ये 3 चीज़ें मिल जाएं, वो चीज़ किस पे काम करेगी, उत्तोलक के सिद्धांत के ऊपर काम करेगी। जैसे
मैं चिमटा ले लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, चिमटा। आपने देखा हो चिमटा घरों में इस प्रकार का होता होगा, ठीक है। यहाँ से चीज़ क्या करती है, काम करती है। यहाँ से चीज़ क्या है, बंधी हुई, यानी फिक्स है। यहाँ से हिलने वाली नहीं है, यानी ना तो यहाँ से खुलेगी ना कोई बात। और यहाँ से अपन क्या लगाएंगे, इसके ऊपर बल इस प्रकार बल लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या कर देगी, अपना कार्य, यानी यहाँ पे क्या होगा, कार्य होगा, यहाँ पे बल लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ फिक्स है यानी बंद है। इसी प्रकार अपन नींबू से रस निकालते हैं वो उसकी बात करूँ तो, या सुपारी काटते हैं उसकी बात करूँ, ठीक है, श्रोता बोलते हैं उसको। तो यहाँ से क्या होता है, वो बंधा हुआ, और यहाँ से इसके क्या होते हैं, ब्लेड। यहाँ से सुपारी डाली जाती है, और यहाँ पे इसके क्या होते हैं, हैंडल। यहाँ पे बल लगाते हैं, यहाँ से क्या करेगी, काम करेगी। यहाँ से क्या होती है, बंधी हुई यानी फिक्स। यहाँ से क्या करेगी, कार्य, और यहाँ से क्या होती है, ये बल लगाएंगे। तीन चीज़ें, ये चीज़ें पाई जाती हैं। वो चीज़ किसके ऊपर काम करती है, उत्तोलक के सिद्धांत के ऊपर। अगर स्निप और कैंची की बात करें तो ये दोनों बीच में से बंधी होती हैं, और एक साइड में अपन बल लगाते हैं, आगे से ये अपना काम करती हैं। अगर प्लायर के बारे में बात करें तो प्लायर भी बीच में से बंधा होता है, आगे से काम करता है, और पीछे अपन क्या लगाते हैं, उसके हैंडल पे बल लगाते हैं। तो ये चीज़ें जिसमें होती हैं वो चीज़ किसके ऊपर काम करेगी, उत्तोलक के सिद्धांत के ऊपर काम करेगी। यही क्या उत्तोलक का सिद्धांत है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें। अगर आपको कहीं पर पूछा जाए कि ये चीज़ उत्तोलक सिद्धांत पे कौन सी चीज़ काम करती है, तो आप अंदाज़ा लगा के उसको वहाँ पे बता सकते हैं। तो स्निप और कैंची दोनों किसी सिद्धांत पे काम करती हैं, उत्तोलक के सिद्धांत के ऊपर काम करती हैं। और आपका जो स्पिनर है वो भी किसके ऊपर काम करेगा, उत्तोलक के सिद्धांत के ऊपर। इसके अलावा प्लायर वगैरह ये भी किस पे काम करते हैं, उत्तोलक के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं मापक फीता। ये एक स्टील का फीता होता है, इसकी लंबाई जो होती है 150 सेमी लगभग होती है। 150 सेमी यानी लगभग 1.5 मीटर का, 2 मीटर इस प्रकार फीता आता है, इस प्रकार का। और आजकल तो ये इस प्रकार का आ गया कि इसके अंदर अपने आप पहले क्या करते थे अपन, फीता इस पर गोल घुमाना पड़ता था, तब वो अंदर कसा जाता था, उसको खींच देते वापस निकल जाता, फिर वापस घुमाना पड़ता। आज क्या ऑटोमेटिक, यानी अंदर क्या लगी होती है, एक स्प्रिंग लगी होती है, अपने फीते को बाहर निकालेंगे, छोड़ते क्या हो जाएगा, अंदर अपने आप सिमट जाएगा वो इतनी सी डिब्बी के अंदर। वो ये क्या होते हैं, फीते होती हैं। अब फीते का काम अपने क्या पड़ा, मान लीजिए कोई कंड्यूट पाइप है, कंड्यूट पाइप को मुझे काटना है, ठीक है, कंड्यूट पाइप को काटना है, या सॉरी उसकी लंबाई देखनी है, या बोर्ड की लंबाई देखनी है, या वायरिंग के कर रहे हैं तो वायरों की लंबाई देखनी है। लंबाइयाँ मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फीते का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और आती है अपने पास, मापक फीते की बात की है तो मेरे याद आ गई कि आपके पास एक आता है गुणिया। क्या आता है, गुणिया। गुणी का प्रयोग करें, गुणिया होता है इस प्रकार 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, वो भी किसका बना होता है, स्टील का। यहाँ पे लगभग इसकी 15 सेमी की क्या होती है, ब्लेड होती है, जो कि 90 डिग्री पे इसकी लंबाई भी देख सकती है ब्लेड। इसके अलावा ये 90 डिग्री क्या करता है, कोण मापता है 90 डिग्री का। अब आप सोचोगे सर 90 डिग्री का कोण कहाँ पर अपनी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मेरे पास क्या कोई वायर आ रहा है, सॉरी कोई कंड्यूट पाइप मुझे नीचे की तरफ लेके आना है, और यहाँ से इस प्रकार कोई पाइप आ रही थी, इसको मुझे नीचे की तरफ मोड़ना है, तो ये वायर इस प्रकार, पाइप इस प्रकार अगर मुड़ गई तो अच्छी थोड़ी लगेगी। इसको 90 डिग्री पे मोड़ना है इस प्रकार, तो कितनी अच्छी लगेगी। तो इसको 90 डिग्री देखने के लिए यहाँ पे किसका उपयोग किया जाएगा, गुणिये का उपयोग किया जाएगा। फीते से अपने को पता नहीं लगेगा कौन, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, गुणिये का। यानी कि 90 डिग्री यानी लंबवत चीज़ देखने के लिए, लंबवत चीज़ों को देखने के लिए, या जो 90 डिग्री चीज़ों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, गुणिये का उपयोग किया जाएगा। तो ये होता है अपने पास गुणिया। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 सेमी। ये भी किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। और अपने पास ये 150 सेमी का कौन होता है, मापक फीता, इसका ये भी किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास साहुल। क्या आता है, साहुल। अब साहुल का उपयोग ज़्यादातर कारीगर करते हैं। आपने देखा होगा लट्टू के आकार का उनके पास कोई एक यंत्र जैसा होता है छोटा सा, तो आपने देखा होगा वो उपकरण, वो क्या होता है, साहुल होता है, लट्टू के आकार का होता है सेम, ठीक है। इसका काम क्या है, मान लीजिए ये दीवार है मेरे पास, इस दीवार को मैंने देखा कोई कारीगर बना रहा है दीवार को, तो क्या विश्वास वो दीवार ऐसे बीच में टेढ़ी भी तो हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है, टेढ़ी। या अपनी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की। मान लीजिए मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे मोड़ तो दिया पाइप को, कंड्यूट पाइप को मैंने 90 डिग्री पे मोड़ दिया, किसके माध्यम से, जो अपने पास गुणिया था उसके माध्यम से। परंतु क्या भरोसा वो नीचे जाके वो 90 डिग्री पे रहेगा, फिक्स सीधा चलेगा, तो टेढ़ा मेढ़ा भी तो हो सकता है भाई। इस प्रकार चले, यहाँ से 90 डिग्री पे मुड़ गया
तो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, ऐसा टेढ़ा भी हो सकता है। इसको सही देखने के लिए मैं यहाँ से क्या लटकाऊंगा, साहुल, दीवार पे क्या लटकाऊंगा, साहुल। साहुल हमेशा क्या रहेगा, एकदम सीधा रहेगा। तो इससे अपन देख सकते हैं ये वाला जो पाइप है वो 90 पूरा एक्यूरेट सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि किसी चीज़ को अपन धागे से लटकाते हैं वो चीज़ हमेशा सीधी लटकेगी, ना कि इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होगी बीच में से। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो साहुल यानी ये वर्टिकल लंबाई यानी कि खड़ी ऊंचाई को एकदम सीधा देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, साहुल का उपयोग किया जाता है। ये लोहे का एक छोटा सा होता है लट्टू के जैसा आकार का यंत्र, उसी को क्या बोला जाता है, साहुल बोला जाता है। अब बात किसी करते हैं बेयरिंग पुलर, पुल्ली पुलर। बेयरिंग पुलर क्या होता है, बेयरिंग को निकालने के काम आता है। ठीक है, पुल्ली पुलर क्या होता है, पुल्ली को निकालने के काम आता है। अब पुल्ली क्या होती है तो मैं बता देता हूँ। आपने मोटरें देखी होंगी, आटा की चक्की देखी होगी। ठीक है, आटे की चक्की मोटर होती है, इधर क्या लगे होते हैं, आटा पीसने वाले पार्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ से फीता आएगा और उस चक्की के ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, और ये फीता जिस चीज़ पे चढ़ा होता है ना, जिस चीज़ पे चढ़ा होता है, और उसका आगे देखना इस प्रकार कुछ लगा होता है, इस प्रकार इस पर क्या चढ़ा होता है, फीता। तो ये वाली जो चीज़ है वो क्या, पुल्ली। क्या चीज़ है, पुल्ली। इसके अलावा पुराने ज़माने में कुओं के ऊपर बाल्टी खींचते थे तो वहाँ पर भी एक गोल पहिया जैसा लगा होता था, उसी को क्या बोलते हैं, पुल्ली बोलते हैं। तो मोटरों में शाफ्ट के ऊपर क्या लगी होती है, पुल्ली। उसको निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पुल्ली पुल्लर का। अगर अपना थोड़े से छीनी से इनसे पुल्ली निकालेंगे तो पुल्ली भी खराब हो सकती है। इसके अलावा मोटर की शाफ्ट भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो आसानी से सही ढंग से और सुविधाजनक रूप से पुल्ली निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पुल्ली पुल्लर का। तो पुल्ली पुल्लर में टांगें कितनी होती हैं, 3। बेयरिंग पुल्लर में टांगें कितनी होती हैं, 2। इसमें 2 टांगें होती हैं, इसमें कितनी टांगें होती हैं, 3। ठीक है, और बने दोनों किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के। माइल्ड स्टील के दोनों बने होते हैं। ठीक है, और बेयरिंग पुल्लर में 2 टांगें होती हैं। किसी बेयरिंग को आसानी से निकालने के लिए बेयरिंग पुल्लर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये थे बेयरिंग पुल्लर और पुल्ली पुल्लर। इनमें वैसे कोई लंबाई चौड़ाई की कोई साइज नहीं होती, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिंपल काम करते हैं। तो चाहे आप कहीं पर भी इनको काम में ले लो, इनको इनके अंदर नट वगैरह होते हैं, उनको कस कर ढिला करके अपने इसको काम में लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर डायग्राम भी पुल्ली पुल्लर और बेयरिंग पुल्लर के देख सकते हैं। अब बच गया अपने पास एक चीज़ और बच गई मेन, वो था अपने पास स्पिनर। स्पिनर के बारे में बात करते हैं। तो ये आप इनको लिख सकते हो। अब इनको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ स्पिनर के ऊपर चलता हूँ। तो स्पिनर के अंदर बताता हूँ ये इम्पोर्टेंट स्पिनर। ये तो होते हैं अपने पास डबल एंडेड, एक होते हैं सिंगल एंडेड, एक होते हैं अपने पास रिंग आकार के, एक अपने पास होते हैं एडजस्टेबल, एक अपने पास होते हैं पाइप रिंच। इसके अलावा चेन रिंच वगैरह ये बहुत सारे स्पिनर होते हैं, पर अपने पास इंपॉर्टेंट कितनी है, इतनी। और इसके अलावा अपने पास एलन की आती है, एलन की। ये भी क्या होता है, स्पिनर का ही प्रकार होती है। इतने स्पिनर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से, डबल एंडेड, सिंगल एंडेड, रिंग प्रकार का, एडजस्टेबल, पाइप रिंच और एलन की। अगर डबल एंडेड की बात करें, एंडेड क्या होते हैं, अंत के सिरे। एंड क्या होता है, अंत के सिरे, यानी दोनों तरफ से स्पिनर हो, दोनों तरफ से। आपने देखा होगा स्पिनर कसते हैं, यानी चाबी पाना, आम भाषा में क्या बोलते हैं अपन, चाबी पाना। तो नट को खोलने या अपने पास जो नट या बोल्ट को खोलने व कसने का काम कौन करते हैं, स्पिनर करते हैं। अपने हाथों से करेंगे तो नट और जो अपने पास नट वगैरह होते हैं वो आसानी से मतलब ढंग से उनको कस नहीं सकते अपने हाथों से। उनको सही ढंग से कसने के लिए, पूरा बल लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। यानी पूरा ढंग से कस सकते हैं, बाद में वो चीज़ें हिलेंगी नहीं। तो ये डबल एंडेड का मतलब दोनों तरफ से क्या होंगे, स्पिनर होंगे इस प्रकार की। जैसे स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस प्रकार क्या होंगे, दोनों तरफ से ये स्पिनर होंगे। दोनों तरफ से क्या होंगे, स्पिनर होंगे, वो हो गए डबल एंडेड। और इसी को मैं एक तरफ से क्या बना दूँ, स्पिनर बना दूँ बस, ये क्या हो गया, सिंगल एंडेड। ठीक है, और रिंग की बात करूँ मैं तो अगर ये यहाँ पे क्या था, चौकोर था, थोड़ा आयताकार, यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको पूरा पैक कर दूँ इस प्रकार। ये क्या हो, रिंग के आकार, इस प्रकार भी देखे रिंग पन्ना, अपने सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, रिंग पन्ना बोलती है इसको। ये होता है रिंग वाले स्पिनर।
और एडजस्टेबल पाइप रिंच एलन की बात कर लेता हूँ पहले। एलन की क्या होती है, इस प्रकार की कोई, जैसे आपने ऑफसेट प्रकार पेचकस देखा होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, ये एलन की होती है। एलन की क्या होती है, अंदर की तरफ घुसकर, मतलब कई नट क्या होते हैं अंदर की तरफ होते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार अंदर की तरफ खांचा कटा होता है। उनको खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एलन की का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या एक स्पिनर है, ठीक है। ये भी ज़्यादा बड़ी साइज में नहीं आती, इसका एक बॉक्स आता है, उसके अंदर आपको लगभग 20 सेमी लंबाई में नहीं, इसको नट खोलने के आकार पे लेते हैं, ना कि लंबाई में इस एलन की वो लेते हैं। ये लगभग 15-20 mm व्यास की इतनी एलन की आपके मिल जाएगी मार्केट में। तो अब जो चीज़ बच गई, डबल एंडेड, सिंगल एंडेड और रिंग पन्ना। स्पिनर जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, वेनेडियम स्टील के, वेनेडियम स्टील के या कार्बन स्टील के। हाई कार्बन स्टील का नहीं होता, कार्बन स्टील का बना होता है, या वेनेडियम स्टील के या क्रोम वेनेडियम स्टील के, ठीक है। ये होते हैं, ये बने होते हैं स्पिनर, ताकि इनके ऊपर जंग नहीं है। ये वेनेडियम स्टील और क्रोम वेनेडियम स्टील है, इनके ऊपर जंग नहीं आती, क्योंकि बारिश के दिनों में जंग आ जाती है औजारों पर, तो इनसे बचाने के लिए इनको बनाया जाता है। अब कार्बन स्टील से क्यों नहीं बनाते, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे झटका लग सकता है तो ये टूट सकते हैं, तो इसलिए इनको कार्बन स्टील से नहीं बनाया जाता। इनके अंदर, इनके बारे में तो बता दें, इनके बारे में आप जानते हो। इनके अंदर मतलब जो बातें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको इनके बारे में बता दी, और आपने देखे भी होंगे ये, क्योंकि घरों के अंदर सामान्य उपयोग ये लेते हैं। बात आती है एडजस्टेबल की और पाइप रिंच की, इनके बारे में बताता हूँ थोड़ी बातें, इसके बाद अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पाइप रिंच और एडजस्टेबल दोनों ही क्या होते हैं, अपने पास एडजस्टेबल स्पिनर होते हैं। इनको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम और ज़्यादा कर सकते हैं आसानी से, तो ये क्या होते हैं एडजस्टेबल। अब बात करता हूँ इनके मतलब कि प्रकार की। जैसे अपने पाइप रिंच क्या होता है, ये पाइपों को खोलने व कसने काम आएगा। मान लीजिए अपने पास क्या है, कंड्यूट पाइप होते हैं, इनको अगर अपन सामने स्पिनर से खोल लें और कसें तो नहीं खोला जाएगा और नहीं कसा जाएगा। आगे वाला जो एंडेड वाला सिरा होता है उसके अंदर वो क्या होता है, स्पार्ट होता है, सीधा होता है, इस प्रकार। इस प्रकार होता है सीधा वाला सिरा। और पाइप रिंच के अंदर क्या होता है, ये सिरा इस प्रकार, यहाँ पे क्या कटे होते हैं, ग्रू कटे होते हैं, इनको बोलते हैं ग्रू, ठीक है। और साथ में इसमें एक नट भी लगा होता है जिसके माध्यम से अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ग्रू क्या करेंगे, इस माले मार्कर पाइप जब मार्कर जैसे होता है गोलाकार, इसको इस प्रकार पकड़ लेगा और अपन घुमाएंगे तो आसानी से क्या करेगा, इसको घूमने नहीं देगा, और इस पाइप को क्या कर देगा, घुमा देगा ये। अरे सीधा हुआ ये, तो ये स्पिनर इसके ऊपर क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी फिसलन यहाँ पे बनाएगा। तो यहाँ पे घर्षण बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या बना दिए, ग्रू बना दिए, ठीक है। क्या बना दिए, ग्रू। तो यहाँ पे पाइपों को कसने और खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, पाइप रिंच का प्रयोग किया जाएगा। तो स्क्रीन पे आपको पाइप रिंच का डायग्राम दिख रहा होगा, शायद आपने ये कहना कहीं देखा भी होगा, घरों में इसका उपयोग भी आपने किया भी होगा। इसको बोलते हैं पाइप रिंच। अब एडजस्टेबल की बात करें, कई बार क्या होता है अपने पास स्पिनर उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि अपने पास 3 mm से लेकर 25 mm तक स्पिनर, अपने जो 3 mm से लेकर 25 mm तक स्पिनर अपने प्रयोग में लेते हैं। तो मान लीजिए अपने पास कोई 30 mm का कोई नट आ गया या बोल्ट आ गया, तो वहाँ पे स्पिनर अपने कौन सा काम में लेंगे, है ही नहीं अपने पास। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, एडजस्टेबल का। इसके अंदर भी क्या होता है, एक प्रकार का नट लगा होता है, इसके माध्यम से अपने स्पिनर को कम और ज़्यादा खोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 4 mm का जबड़ा उपयोग करते हैं, 4 mm का जबड़ा होता है इसके अंदर, मतलब 4 सेमी तक इसका जबड़ा ओपन हो सकता है। एडजस्टेबल स्पिनर के अंदर इसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पे अपने पास रिंग स्पिनर होता है या सामान्य स्पिनर जो होता है वो उपलब्ध नहीं होते, वहाँ पर एडजस्टेबल स्पिनर का प्रयोग ही किया जा सकता है। ये मतलब ओपन हो सकता है, इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा या छोटा भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये होता है अपने पास स्पिनर, 20 mm वाला एडजस्टेबल स्पिनर अपने प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, वो है अपने पास पाइप कटर और रीमर। पाइप कटर क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है आपको, पाइप कटर यानी पाइपों को काटने वाली चीज़ क्या कहलाती है, पाइप कटर। इसकी जो साइज होती है लगभग 30 से 90 सेमी के मध्य होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, एक ब्लेड यहाँ पे होती है, 2 ब्लेड यहाँ पे होती हैं, ठीक है। और ये ब्लेड क्या होती हैं, चल सकती हैं। ये ब्लेड क्या होती है, स्थिर, इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे बीच में इसको क्या डाला जाता है, इसको डाला जाता है, यानी पाइप को डाला जाता है,
और इस ब्लेड को इस प्रकार कसा जाता है। ये ब्लेड, ये तो ब्लेड हो गई फिक्स, और ये ब्लेड क्या हो गई, चल ब्लेडें, ठीक है। और इस ब्लेड को इस प्रकार रख देते हैं। इस ब्लेड को, ये वाली चल वाली ब्लेड अपने कस कर इसके ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या कसा होता है, एक स्क्रू होता है, उसके माध्यम से अपने ब्लेडों को एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आ जाएगी, और इसको धीरे धीरे कसते जाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे इस प्रकार गोल, ठीक है। तो ये पाइप क्या हो जाएगा, आपका आसानी से कट जाएगा। सरियों को नहीं काटता, सिर्फ पाइपों को काटता है ये, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, पाइप कटर। ये ब्लेडें क्या होती है, कार्बन स्टील की बनी होती हैं। और एचएल ब्लेड यानी कि स्थिर ब्लेड कितनी होती है, एक। एचएल या स्थिर ब्लेड एक होती है। चल ब्लेड यानी कि गतिमान ब्लेड कितनी होती है, दो। तो अगर पूछा जाए आपको चल ब्लेड और एचएल ब्लेड का अनुपात, चल ब्लेड कितनी है, दो, एचएल कितनी है, एक, तो दो अनुपात एक आएगा। अगर आपको पूछ ले एचएल और चल ब्लेड का अनुपात, तो एचएल कितनी है, एक, चल ब्लेड कितनी है, दो, तो एक अनुपात दो आएगा उत्तर। तो ये कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें अपन, तो आगे रिमर। पाइप को इसने काट दिया, पाइप को काटे किसी चीज़ से अपन पाइप को काटते हैं तो उसका आगे वाला सिरा क्या हो जाता है, थोड़ा नुकीला हो जाता है, जो सिरा काटा गया है वो वाला सिरा। उसके अंदर से अपन मान लीजिए कोई वायर गुजार रहे हैं, तो वायर का इंसुलेशन क्या हो जाएगा, आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वायर का अगर इंसुलेशन ख़राब हो गया तो वायर कुछ भी काम का नहीं रहेगा, और अपने घरों में मतलब वायरिंग के अंदर दोष उत्पन्न हो जाएंगे, और करंट भी आ सकता है बाई चांस बरसात के दिनों में। तो उससे बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं पर रिमर का। रिमर होता है इस प्रकार का, और यहाँ पे क्या होता है हैंडल। मान लीजिए यहाँ से मैंने पाइप काटा और इसको अंदर डालते हैं और गोल घुमाते हैं, जिससे पाइप का आगे वाला जो सिरा वो थोड़ा चिकना हो जाएगा और थोड़ा फैल जाएगा, जिससे क्या होगा, अपनी केबिलें ख़राब नहीं होंगी। तो रिमर का डायग्राम आप देख सकते हैं। रिमर का प्रयोग इतना ही, इसकी कोई साइज नहीं आती, क्योंकि ये क्या होता है, अलग अलग साइज में ही है। ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए पाइप पतला है तो यहाँ तक आ जाएगा पाइप, और ये मान पाइप और ज़्यादा चौड़ा है तो यहाँ तक आ जाएगा, और चौड़ा यहाँ तक आ जाएगा। इससे बड़ा तो पाइप अपन लेते नहीं है। तो रिमर की कोई अलग अलग साइज नहीं होती है। तो ये होता है रिमर। ये थे अपने पास औजार। उसके अलावा ड्रिल मशीन, ये बच गई अपने पास सोल्डरिंग आयरन। जैसे आगे वाले चैप्टर आएंगे, आगे वाले चैप्टर में अपन ड्रिल मशीन की जगह ड्रिल मशीन पढ़ेंगे, और जो अपने पास सोल्डरिंग आयरन है, जहाँ पे सोल्डरिंग आयरन आएगा वहाँ पे अपन सोल्डरिंग आयरन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। औजार वाले चैप्टर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर अपन यहीं पर एंड होता है। ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपन अगले वाली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइज।